1, 2, 3, let's start. So hello everyone, good morning to all. Yes, तो आप जानते हैं अभी हमारा जो गैदरिंग हुआ है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ है एंड दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉलिंग एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीएसटी, मार्क्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट और जीएसटी कंसेप्ट एज अ होल को समझने के लिए भी एक टॉपिक जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आप, क्योंकि ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो बेसिकली ये आईटीसी एक बार एक बेसिक आप पढ़ने के बाद सुन रहे हैं, तो अब हम आने वाले समय में पूरे आईटीसी को एक तरीके से रिकॉल रिवाइज करेंगे ताकि आगे जब भी इसका यूज़ हो तो आप इसको शॉर्ट में देख के तुरंत अपनी बातों को रिकॉल कर सकते हैं। करेक्ट। तो आईटीसी के बारे में आप जानते हैं, आईटीसी जो है आपका एक हाईएस्ट वेट कैरी करने वाला टॉपिक है, जिसके सेक्शन कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेक्शन कवरेज होता है सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक। हावर आप जानते हैं इंटर के लेवल पे केवल 16, 17, 18 तीन सेक्शंस आते हैं, अगले 19, 20, 21 इज टू बी डेल्ट एट फाइनल लेवल। करेक्ट। तो कुल मिला के 16 से 21 तक आपका पूरा आईटीसी का चैप्टर बनता है। आईटीसी की जब हम बात करते थे तो याद करिए, हमने सबसे पहले चलिए उसके रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो आईटीसी का सबसे पहला हमने शुरुआत की थी तो समझा था कि इनपुट जो है वो तीन अलग अलग प्रकार से मिलता है। आपको इनपुट का इनपुट मिलता है, आपको कैपिटल गुड्स का भी इनपुट मिलता है और आपको सर्विस का भी इनपुट मिलता है। तो आज आप अपने बिजनेस में ये तीन प्रकार के इनपुट्स ले सकते हैं, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। तीनों वर्ड्स को लॉ में डिफाइन किया गया। द टर्म इनपुट इज डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज 59, इनपुट सर्विस इज डिफाइंड अंडर एक तरीके से 2 क्लॉज 60 और कैपिटल गुड्स इज डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज 90। तो ये तीनों वर्ड्स को डिफाइन किया गया। डेफिनेशन किस तरीके से दी गई, इनपुट का मतलब क्या होता है, तो इनपुट का मतलब आपको साफ साफ बोला गया, इनपुट्स मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। करेक्ट। आईटीसी का एक बेसिक का थंब रूल, इस चैप्टर को चालू करने से पहले हमने एक थंब रूल बनाया था और वो थंब रूल था, तुम मुझे इनपुट दो मैं तुम्हें आउटपुट, मतलब तुम मुझे आउटपुट दो मैं तुम्हें इनपुट दूंगा। करेक्ट। तो खून आजादी। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आज गवर्नमेंट का सिंपल कंसेप्ट है आईटीसी का कि आप गवर्नमेंट को अगर आउटपुट देंगे तो गवर्नमेंट इनपुट देने के बारे में आपको सोच सकती है। इसका मतलब जहां पे भी आप आउटपुट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, आइदर आउटपुट एग्जेम्प्ट है, करेक्ट, या आउटपुट पे जीएसटी का रेट 0% है, तो उन सिनेरियोज में यानी नील रेटेड सप्लाई हो या एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, अगर आपका कोई भी सप्लाई ये दो केस में आएगा तो मतलब समझ आइए उससे रिलेटेड जो भी इनपुट होगा वो इनपुट आपको नहीं मिलेगा, वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो आईटीसी सिर्फ किसका मिलता है, जो आप बिजनेस में इस्तेमाल करें और उस पर मतलब उसका इस्तेमाल जो हुआ वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए हुआ हो। करेक्ट। तो इनपुट का मतलब क्या, इनपुट मतलब एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका इस्तेमाल आपने बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया हो इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वैसे ही कैपिटल गुड्स यानी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स बोल दिया, तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी में कैपिटल गुड्स को बताया गया। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग आईटीसी। करेक्ट। तो जो भी व्यक्ति आईटीसी क्लेम करना चाहता है उसके बुक्स में जिसने गुड्स को कैपिटलाइज किया है, और सिंप्लीफाई कर दूं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में तो फिक्स्ड एसेट्स। करेक्ट। तो अगर कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसा गुड्स जिसकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज करी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग आईटीसी विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। ये हमने कैपिटल गुड्स देखा था। तो इसके अलावा बाकी जितने भी गुड्स हैं जिसको आपने कैपिटलाइज नहीं किया और वो गुड्स है, करेक्ट, गुड्स की डेफिनेशन याद करिए 2 क्लॉज 52 में आपने पढ़ा था, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट, एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटीज। तो वो सब जो गुड्स है अदर देन कैपिटल गुड्स जो भी है वो सब इनपुट है। इफ दे आर यूज्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उनका इनपुट टैक्स आपको मिल जाएगा। और इनपुट सर्विस का मतलब क्या होता है, तो इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आज बिजनेस में ये तीन तरीके के इनपुट हो सकते हैं, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। इनका मैं क्या करता हूं, इनका मैं इनपुट टैक्स क्लेम करता हूं। तो आप इनका क्या क्लेम करते हैं, आप इनका इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं। तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स का मतलब अगर हम जाने हैं तो इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये पूरे चैप्टर में ही बेसिकली इनपुट किसको दिया जाता है, केवल रजिस्टर्ड पर्सन को। याद करिए जब आप सप्लाई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमेशा जीएसटी जब देने की बात आती है तो बोलता है जीएसटी किसको देना है, टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन डिफाइंड अंडर 2107 जो बोलता है टैक्सेबल पर्सन कौन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ।
ये दो लोग टैक्सेबल पर्सन होते थे। लेकिन जब भी आईटीसी देने की बात होगी तो वो टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी देंगे नहीं बोलता, बोलता रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी देंगे, विच इज डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज 94। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आपका डिफाइंड है 2 क्लॉज 94 में, जो क्या बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ अदर देन यूइन। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों को छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं उनको रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाता है, तो आईटीसी केवल उन्हीं को मिलेगा। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस कौन कौन से इनपुट हो सकते हैं, इट कैन बी सीजी, एसजी, आईजी और यूटी। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस एनी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी जो किस पे दिया जा रहा है, ऑन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोट टू हिम। तो जो भी गुड सर्विसेज पे आपने जो भी सीजी, एसजी, आईजी या यूटी पे किया होगा उसका आपको इनपुट टैक्स मिलेगा। तो ये तो नॉर्मली इनपुट टैक्स मिलेगा ही, हाउएवर इनपुट टैक्स में कुछ और चीजों को भी शामिल किया जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, तो इसलिए बोला इट इंक्लूड्स क्या, एनी टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में याद करिए आप जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स जीएसटी आप पे करते हैं, पर वो अंडर जीएसटी लॉ पे नहीं करते, वो पे करते हैं अंडर कस्टम्स लॉ। तो ये जो पे करते हो ये आप पे करते हो अंडर कस्टम लॉ। तो अंडर कस्टम्स लॉ जो आप पे करते हो, भले ही आपने कस्टम के अंदर जीएसटी पे किया लेकिन उसका भी आईटीसी आपको इधर जीएसटी लॉ में मिलेगा। इसलिए क्लियर किया कि इनपुट टैक्स में हम वो वाले टैक्स विच इज पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कस्टम लॉ उसका भी क्रेडिट आपको देंगे, वो तो देंगे ही देंगे। उसके साथ साथ जो भी टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज मतलब चाहे वो 9394 सीजीएसजी का हो, 5354 आईजी का हो या 7374 यूटीजीएसटी का हो, इसका मतलब ये तीनों आप जानते हैं दिस इज टैक्स पेड अंडर आरसीएम। तो जो भी आरसीएम में आपने टैक्स पे किया हो उसका भी इनपुट टैक्स आपको मिलेगा। तो इसलिए रिवर्स चार्ज जो भी होता है, इसलिए आप याद करिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं जीएसटी लायबिलिटी का तो पहले स्टेप 1 में फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी और रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी निकालते हैं, फिर जब स्टेप 2 में इनपुट टैक्स निकालते हैं तो इनपुट टैक्स में जो नॉर्मल इनपुट्स है वो तो जोड़ते ही है, रिवर्स चार्ज का इनपुट भी आप उसमें जोड़ते हैं क्योंकि रिवर्स चार्ज का इनपुट भी इनपुट टैक्स होता है। तो टैक्स पेड अंडर 9394, 5354 एंड 7374 ऑफ रेस्पेक्टिव एक्ट्स वो भी आपको इनपुट टैक्स के तौर पे मिलेगा। हाउएवर एक चीज को स्पेसिफिकली हटाया गया, वो वैसे भी हम जानते हैं नहीं मिलता, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए क्लियर भी कर दिया डेफिनेशन में कि डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। तो मतलब एक चीज माइनस होगी, दो चीज प्लस होगी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में। तो इनपुट टैक्स में जो भी आपने सीजी, एसजी, आईजी, यूटी पे किया वो तो इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो कस्टम्स के अंदर आईजीएसटी पे किया उसका भी इनपुट मिलेगा। इसके अलावा आरसीएम में जो टैक्स पे किया उसका भी इनपुट मिलेगा। हाउएवर कंपोजिशन लेवी के अंदर कुछ टैक्स पे किया हो तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, वो इनपुट टैक्स नहीं होता। तो ये पूरा 2 क्लॉज 62 में आपने इनपुट टैक्स पढ़ा। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये तो इनपुट टैक्स था। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं, तो वो डिफाइन किया गया 2 क्लॉज 63 में। और 2 क्लॉज 63 में इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोला जाता है, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। जब मैं ऊपर दिए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेता हूं उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, करेक्ट। तो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, तो जो मैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लूंगा उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। मतलब ये 5 डेफिनेशन से बेसिकली हम आईटीसी का चैप्टर शुरुआत करते हैं। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आईटीसी, जहां पे इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स क्या होता है वो जाना, इन तीनों से मिला के मिलता है मुझे इनपुट टैक्स जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो जाना, और उसके बाद इस इनपुट टैक्स का जब मैं क्रेडिट लेता हूं उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट। तो ये पूरा बेसिक क्राइटेरिया था। उसके बाद मेन अपन जब एंटर किए तो ये पूरा अपना एक मेगा, मतलब आप समझ लीजिए मेगा पेज था पूरा आईटीसी का, जो देखने में आपको पहली बार देखने में जितना डर लगा लेकिन उसके बाद आपको समझ में आया कि जब ये चैप्टर खत्म हुआ तो ये पूरा आईटीसी बस इस एक पन्ने में ही समा गया, करेक्ट। तो आईटीसी जो है वो ब्रॉडर अगर हम बात करें, जो मेन एरिया की एरिया आईटीसी का है वो है 16, 17, 18। तो वो आईटीसी में अलग अलग पहले ओवरऑल हमने बाउंड्री सेट करी थी। 16 के अंदर याद करिए हमने देखे थे ओवरऑल 6 सबसेक्शंस हैं। इनिशियल लेवल पे 4 सबसेक्शन है, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, बाद में 2 और ऐड किए गए 16.5 और 16.6। तो 16 में ओवरऑल यानी ऐसे 16.5 और 16.6 ऐसे ओवरऑल 6 सबसेक्शंस आईटीसी में सेक्शन 16 के अंदर आते थे। 17 जो है उसमें भी 6 सबसेक्शन है, 17.1 से 17.6, और 18 में भी 6 सबसेक्शन है, 18.1 से 18.6, करेक्ट। तो मतलब कुल मिला के सब कुछ बराबर कर दिया गया, 16, 17, 18 तीनों में 6 सबसेक्शंस डाले गए,
करेक्ट। अब ये तीनों सेक्शंस का बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या था। 16 आपको बेसिक बताएगा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है आईटीसी क्लेम करने की, कब आपको आईटीसी मिलेगा और कब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब कौन सी कंडीशन पूरी करने पे ही आपको आईटीसी मिलेगा, तो वो है सेक्शन 16। 17 जो है वो दो बातों को डील करता है, एक है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और दूसरा है ब्लॉक आईटीसी। तो 17 में आप इन दो चीजों को डील करते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक आईटीसी। और 18 जो है 18 आपका डील करता है बेसिकली आईटीसी जो हम आपको देंगे, पर ये रोज रोज वाला आईटीसी नहीं है, ये कभी कभार स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में मिलने वाला आईटीसी है। तो आईटीसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। तो पहले एग्जाम में जब भी आईटीसी से रिलेटेड आए तो पहले अपने आप से सवाल करो ये बेसिक क्राइटेरिया पूछ रहा है तो 16 पे फोकस करेंगे, अगर अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं या ब्लॉक आईटीसी की बात कर रहा है तो 17 पे फोकस रहेगा, और कुछ स्पेशल केसेस है तो फोकस रहेगा हमेशा 18 पे। करेक्ट। तीनों के 6 सबसेक्शन है। अब उसमें वन बाय वन अगर हम शुरुआत करें तो सेक्शन 16, वैसे तो सेक्शन 16 में 6 सबसेक्शन है, लेकिन जो आखिरी दो ऐड हुए वो लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होने वाले थे। तो जो ब्रॉड है, ब्रॉडर यूज है 16 का, वो है 4 सबसेक्शन में 16(1), 16(2), 16(3) और 16(4). तो ये 4 सबसेक्शन जो है 16 के ये मेन है। उसमें भी अगर जो बॉस सबसेक्शन है, अगर बॉस सबसेक्शन की बात करें मतलब जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, वो है 16 सबसेक्शन 2। मतलब इसको जाने बिना तो 16 और आईटीसी पूरा ही आपका अधूरा रहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिना 16(2) के आपका सॉल्व ही नहीं होगा। करेक्ट। तो ये एक वर्किंग नोट का एक कॉमन पॉइंट भी आपका बनता है। तो उससे पहले 16(1) बेसिकली आपको क्या बात करता था याद करिए। तो 16(1) बोलता था एक बेसिक केस कि आईटीसी आपको कब मिलेगा और किसको मिलेगा। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है इज एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या बोला गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो सबको आईटीसी मिलेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया, आईटीसी केवल और केवल किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी। अब आईटीसी का मतलब वही जो 2 क्लॉज 63 में पढ़ा। करेक्ट। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब वही जो 294 में पढ़ा। So every registered person is entitled to claim ITC on supply of goods or services or both। तो जो भी सप्लाई हुआ गुड्स सर्विस का, मतलब गुड्स का है तो भी मिलेगा, सर्विस का है तो भी मिलेगा। यही फायदा था जीएसटी का कि गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा, सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। करेक्ट। तो जो यूज हुआ या इंटेंडेड टू बी यूज हुआ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका आईटीसी आपको मिलेगा। और ये जो भी आईटीसी मिलेगा वो आप जानते हैं इट विल बी क्रेडिटेड। तो ये आईटीसी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कहां पे, इट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो भी आईटीसी आप लेंगे इट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कल को एमसीक्यू वगैरह है, अगर उसमें पूछ ले आईटीसी जो भी आप लेते हैं अवेल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के कौन से साइड जाता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ साइड, नन ऑफ द साइड। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको पता होना चाहिए वो चीज कहां जाएगी, वो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में। करेक्ट। तो जो भी आईटीसी है, वंस अगेन 16(1) ने क्या बोला था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन is entitled to claim ITC on supply of goods or services or both which are used or intended to be used in course furtherance of business and the same shall be credited to the electronic credit ledger। ये 16(1) का बेसिक क्राइटेरिया था। मतलब इसमें क्या क्या बातें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, you must be a registered person, it must be used in course furtherance of business। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और जो गुड सर्विस है उसका इस्तेमाल कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, आइदर यूज या इंटेंडेड टू बी यूज। अब इंटेंडेड टू बी यूज का मतलब आप जान चुके, मतलब रेडी टू यूज। तो एसेट अगर रेडी टू यूज है, आप उसका एक्चुअल यूज कर रहे हैं कि नहीं बिजनेस में वो बात की बात है, लेकिन अगर रेडी टू यूज है, याद करिए फायर एक्सटिंग्विशर। करेक्ट। याद करिए बस खरीदी गई थी जो रेडी टू यूज थी, लेकिन क्योंकि पैसेंजर नहीं थे तो वो इस्तेमाल नहीं हुई, तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज यस, मिल जाएगा, क्योंकि इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड। करेक्ट। तो ये सब का आईटीसी आपको मिल जाएगा एज पर 16(1). तो 16(1) तो बेसिक क्राइटेरिया आपको बता दिया, लेकिन असली खेल तो आईटीसी का पूरा जो होता है वो चालू होता है 16(2) से, क्योंकि 16(2) क्या बोलता है, 16(2) आपको कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी बताता है। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी मतलब 16(2) द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन ऑफ 16 है, जो बेसिकली कितनी कंडीशंस बताता है। तो अगेन 16(2) जब शुरू में आया था तो बेसिक 4 कंडीशंस थी, 16(2)A, 16(2)B, 16(2)C, 16(2)D। ये 4 कंडीशन हुआ करती थी जो कि मस्ट थी आईटीसी क्लेम करने के लिए। अगर ये 4 में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो चारों पूरा करना था कि कोई भी एक, सब का सब पूरा करना था।
फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अब आप जानते हैं समय आगे बढ़ता गया और गवर्नमेंट ने कंडीशंस और फॉर्मेलिटीज बढ़ाना चालू कर दिया। तो जब कंडीशंस फॉर्मेलिटीज बढ़ाना चालू किया तो इसमें 2 और ऐड हो गए इन द फॉर्म ऑफ 16(2)AA और 16(2)BA। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आज की तारीख में 6 सबसेक्शन बन गए, 16(2)A, 16(2)AA, 16(2)B, 16(2)BA, 16(2)C और 16(2)D। ये 6 कंडीशन जब आप पूरी फुलफिल करते हैं तभी जाके आपको आईटीसी मिलेगा। यानी 16(2) बेसिकली चालू क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 16(1), मतलब 16(1) की ऐसी तैसी कर दिया। 16(2) जो है वो मतलब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक तरीके से सेक्शन 16। बात तो एक्चुअल में वो पूरा नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 16 बोलता है, मतलब पूरे 16 की जैसी तैसी कर दिया, यानी 16(2) हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो 16(2) क्या बोलता है, 16(2) बोलता है कि अगर नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी अनलेस मतलब अगर जब तक ये 6 बातें पूरी नहीं होंगी तो आप ये साबित ही मत करो कि हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हमने गुड्स का इस्तेमाल बिजनेस में किया है, करेक्ट, इसलिए हमको आईटीसी मिलना चाहिए, हमने टैक्स पे किया, हमको कुछ नहीं सुनना। इफ यू आर नॉट इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। यानी पहली कंडीशन जो थी वो कंडीशन क्या थी कि यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर और सच अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जब तक ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी तो आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। तो अगर आईटीसी क्लेम करना है तो यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ऑल सच डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अब ये जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको आपके पोजेशन में होना चाहिए, तो 16(2)A जब अपन पढ़ रहे थे, यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब, तो आप जानते हैं वो प्रिस्क्राइब कहां था, तो वो प्रिस्क्राइब था रूल 36 सब रूल 1 सब रूल 2, करेक्ट। तो ये सारी बातों को जब हम कंबाइन करके पढ़ते थे रूल 36 में, तब हमको पता चलता था कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है विच आर प्रिस्क्राइब। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा था इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री कैन बी अ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, करेक्ट, टैक्स इनवॉइस इज अ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट इज अ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में अगर सेल्फ इनवॉइस जो आप इशू करते हैं, करेक्ट, तो सेल्फ इनवॉइस एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। 31 सबसेक्शन 3 का क्लॉज है आरसीएम के केस में, तो वो एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। तो आज अलग अलग केसेस में जो बिजनेसेस डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एक तरीके से आईटीसी। तो इसका मतलब अपन ने 36(1) में देखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो एक तो आपका टैक्स इनवॉइस हो ही सकता है, दूसरा आपने देखा था डेबिट नोट हो सकता है, एक आपने देखा था सेल्फ इनवॉइस हो सकता है, एक आपने देखा था बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, और इनवॉइस इंक्लूड्स रिवाइज्ड इनवॉइस, तो रिवाइज्ड इनवॉइस भी होता है, और एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनवॉइस होता है तो वो भी एक रेलिवेंट इनवॉइस हो सकता है, करेक्ट। तो ये बेसिक ये अदर डॉक्यूमेंट्स है विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 36 सब रूल 1। और इतना ही नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर्स भी होने चाहिए, करेक्ट। तो बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। बेसिक जानकारियां क्या होनी चाहिए कि जो सा रेसिपिएंट है उसका एक तरीके से एड्रेस हो, उसका जीएसटी नंबर हो, ठीक। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर मतलब पर्टिकुलर्स होना चाहिए, क्वांटिटी, अगर गुड्स का केस है तो क्वांटिटी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, टैक्स का अमाउंट अलग से होना चाहिए, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली होना चाहिए। तो बाकी और कोई चीजें हो ना हो, ये बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, करेक्ट। तो क्या क्या होना चाहिए उसके लिए आपने देखा था, पर्टिकुलर्स होना चाहिए कि क्या चीज दे रहे हो, क्वांटिटी अगर गुड्स का केस है तो होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, टैक्स का अमाउंट अलग से होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक जानकारियां तो होनी चाहिए। और ऑब्वियसली रेसिपिएंट का जिस्टिन, जो बायर है यानी रेसिपिएंट जो है उसका जिस्टिन होना चाहिए। अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो बिल में, इनवॉइस में जीएसटी नंबर उसका होना चाहिए। ये तो बेसिक है ही। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना कंपलसरी है। तो ये सब कुछ बेसिक पर्टिकुलर्स है, और ये सारे जो पर्टिकुलर्स है वो होने चाहिए एज पर 36 सब रूल 2, ठीक। तो ये सारी जानकारियां होंगी तो ही आपको आईटीसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर बिल में आपका जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, करेक्ट। क्या चीज़ का है, डिस्क्रिप्शन, टैक्स का अमाउंट, वो सब नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक। ये सब एक बेसिक पर्टिकुलर्स है। इंटरस्टेट सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो 36(1), 36(2), ये दो बातें हमने सीखी। ये दो बातें सीखने के बाद बेसिकली 36(3) जो है वो अगर फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट है, अगर इन सब केसेस में रूल 36 सब रूल 3 आ जाता है, और वो क्या बोलता है कि अगर फ्रॉड का केस है या
विलफुल मिसस्टेटमेंट का केस है, फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट है, तो वहां पे भी आईटीसी आपका डिनाई हो जाएगा। फिर वहां पे ये मत बोलो कि हमारे पास तो बिल की कॉपी है, हमने पेमेंट किया, सब कुछ है, वहां ये सब कुछ नहीं सुनेंगे। करेक्ट। तो 36 सब रूल 3 में फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर ये सब चीजें आती है, करेक्ट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो इन सभी केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी डिनाई हो जाता है एज पर 36 सब रूल 3। तो ये पूरी बातें जो थी ये फर्स्ट उसमें अपन ने देखे थे, मतलब 16(2)(a, इसके साथ साथ हमने रूल 36(1), 36(2) और 36(3) को कवर अप किया था। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो फुलफिल करनी चाहिए एज पर 16(2)(b, इससे बीच में 16(2)(a) भी है, वो आगे बता दूंगा। तो 16(2)(b क्या बोला था? 16(2)(b) ने बेसिक सी बात बोली थी कि यू मस्ट हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो आपको गुड्स और सर्विस जो है वो एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए? रिसीव हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको गुड्स रिसीव नहीं हुआ है या सर्विस रिसीव नहीं हुई है तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो, वहां पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी इज नॉट फुलफिल्ड येट। तो इसलिए गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो जाना चाहिए, मस्ट हैव बीन एक्चुअली रिसीव। तो टीवी खरीदा है तो टीवी एक्चुअल में मिल जाएगा, तभी आप टीवी का आईटीसी लोगे, अदरवाइज आप उसका आईटीसी तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको टीवी मिल ना जाए। ये हमने सीखा। करेक्ट। तो गुड्स रिसीव या फिर सर्विसेज रिसीव, कई बार इसका मतलब याद करिए, मान लीजिए गुड्स में तो एडवांस में टैक्स नहीं जाता, लेकिन सर्विस में तो एडवांस में भी टैक्स पे करता है सप्लायर। तो मान लो मैंने सप्लायर को एडवांस में कुछ पेमेंट किया था जिसका टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। करेक्ट। अब क्या उसको जो मैंने पेमेंट किया, मान लो मैंने उसे 1 लाख रुपए पेमेंट किया एडवांस का और उस पर 18% जीएसटी 1,18,000 का पेमेंट किया, क्या वो 18,000 का आईटीसी मैं क्लेम कर सकता हूं? द आंसर टू इट इज एब्सोल्युटली नो। वो 18,000 का आईटीसी मैं अभी क्लेम नहीं कर सकता, भले ही मैंने उसको पेमेंट किया टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से, क्योंकि उसको पैसा मिल चुका है तो उसका टैक्स भी उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है, लेकिन मुझे आईटीसी अभी नहीं मिलेगा। कारण रीजन नंबर 2, यू हैव नॉट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अभी मुझे वो सर्विस रिसीव नहीं हुई है, मैंने उसको एडवांस में पेमेंट किया। तो एडवांस के पेमेंट के केस में अभी रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। वो आईटीसी कब मिलेगा? बाद में, भविष्य में, जब वो क्या होगा, वो सर्विस उसको एक्चुअली में रिसीव हो जाएगी और बिजनेस से रिलेटेड होगा, तब वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। अभी एडवांस पेमेंट के वक्त आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यू मस्ट हैव एक्चुअली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और वो, तो ये दूसरी कंडीशन थी। इसी दूसरी कंडीशन को देखते देखते अपन ने एक एक्सप्लेनेशन पे भी आए थे, और वो था एक्सप्लेनेशन इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में आप जानते हैं जब किसी तीसरे के कहने पे गुड्स जो है वो अल्टीमेट बायर को दिया जाता है फ्रॉम द सप्लायर, तो सप्लायर जो है when the goods are delivered to the recipient on the direction of the third person, करेक्ट। तो उस केस में अब सवाल है वो थर्ड पर्सन जिसके कहने पे आपने ये गुड्स जो है डिलीवर किया, तो सवाल ये है थर्ड पर्सन को तो गुड्स कभी मिला ही नहीं है, आपने तो सिर्फ उसके कहने पे गुड्स डिलीवर किसी और को किया, लेकिन बिलिंग उसको करी। तो बिल टू शिप टू मॉडल में नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जिसको आपने बिलिंग किया क्या उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? याद करिए, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुंबई वाले के कहने पे रायपुर वाले ने गुड्स जो है वो गुजरात वाले को, अहमदाबाद वाले को या बिलासपुर वाले को दे दिया था। तो अब सवाल ये है, जो मुंबई वाला जिसके कहने पे आपने गुड्स गुजरात वाले को या बिलासपुर वाले को दिया, क्या मुंबई वाले को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब है एक्सप्लेनेशन टू 16(2)(b, जो बोलता है कि यस, उसको आईटीसी मिल जाएगा। जब प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना हुआ इसका, तो मुंबई वाले का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और गुजरात वाले का, मतलब आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और मुंबई वाले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके लिए आपने आईजीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पढ़े थे, करेक्ट। तो वो वहां पे रेफरेंस आता है, तो उसका रेलिवेंस आप प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक में देखते हैं कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रायपुर वाले के लिए 10(1)(b और मुंबई वाले के लिए 10(1)(a) से आईजीएसटी एक्ट के निकाला जाता था, करेक्ट। तो ये उससे मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ, हाउएवर ये टॉपिक आप प्लेस ऑफ सप्लाई में सीखते हैं, ठीक। तो ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई से हो गया। ये बिल टू शिप टू मॉडल कई जगह यूज आता है। पहला आपने देखा आईटीसी मिलेगा कि नहीं, उसके लिए एक्सप्लेनेशन टू 16(2)(b में आया। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके लिए 10(1)(a) 10(1)(b ऑफ द आईजीएसटी एक्ट आया। फिर वैसे ही ई वे बिल कितना जनरेट होगा, तो आज मुंबई वाले के कहने पे रायपुर वाला गुड्स गुजरात वाले को भेज रहा है, तो ई वे बिल 2 आएंगे कि 1 आएगा, तो ई वे बिल 1 आएगा। इनवॉइस कितने जाएंगे, तो इनवॉइस 2 जाएगा, एक रायपुर वाला मुंबई वाले को देगा, एक मुंबई वाला गुजरात वाले को देगा, करेक्ट। तो इनवॉइसिंग 2 होगी। ये सब कंसेप्ट अपन हर जगह सेम एग्जांपल से, अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमने डील किया था,
ठीक, तो बिल टू शिप टू मॉडल भी हो गया। तो बिल टू शिप टू इज द केस ऑफ डीम्ड रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेयर द थर्ड पार्टी हैज नॉट एक्चुअली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज आइदर, बट स्टिल इट शैल बी डीम्ड दैट द थर्ड पार्टी हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो मान लिया जाएगा कि उसको गुड्स रिसीव हो चुका है, और अगर हो चुका है तो ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द आईटीसी, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। करेक्ट। वैसे ही थर्ड कंडीशन अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन जो बात करता है वो है कि जो सप्लायर है ही मस्ट हैव पेड द टैक्स, टैक्स मस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। वन ऑफ द कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी इज कि ये जो टैक्स का पैसा है ये गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए, यानी रेसिपिएंट को गवर्नमेंट की गुल्लक से आईटीसी निकालने ही तब दिया जाता था जब वो आईटीसी का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के गुल्लक में जा चुका है। करेक्ट, मतलब टैक्स का पैसा गवर्नमेंट की गुल्लक में जा चुका है। इसलिए कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या डाली गई थी? तीसरी कंडीशन ही एक ऐसी कंडीशन डाली गई थी जिसके कारण सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा था, और वो था कि सप्लायर मस्ट हैव डिपॉजिटेड द टैक्स विद द गवर्नमेंट। यहाँ पे रेसिपिएंट की बात नहीं कर रहा, सप्लायर की बात कर रहा। तो टैक्स हैज एक्चुअली बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई टू द गवर्नमेंट। तो टैक्स का पैसा जो है वो आपने गवर्नमेंट को दे दिया हो, दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। तो मतलब सप्लायर ने ही टैक्स हैज एक्चुअली पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई टू द गवर्नमेंट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए 16(2)(c) के लिए एक सेक्शन आया था, वो था सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाया था सेक्शन 41 का, यानी 16(2)(c) सीखना था तो हमने सेक्शन 41 का भी एक रेफरेंस लाया था, जो क्या बोला कि आज सवाल है सप्लायर उसका पेमेंट कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट को, ये रेसिपिएंट कैसे कंट्रोल करेगा। करेक्ट, क्योंकि रेसिपिएंट को भी अपना रिटर्न फाइल करना है और सप्लायर को भी अपना रिटर्न फाइल करना है। अब अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो उसके लिए आखिर रेसिपिएंट कब तक वेट करे। तो इसलिए सेक्शन 41 ने बेसिकली आपको क्या बोला था? सेक्शन 41 ने बोला था क्लेम आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड। तो सबसे पहले रेसिपिएंट को क्या करना है, आईटीसी जैसा उसको लगता है उसके हिसाब से क्लेम कर ले, तो ही विल क्लेम द आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड। मान लो मैंने जून 2024 में किसी से कुछ सामान, या जून 2025 में मैंने किसी से कोई गुड्स खरीदा था, करेक्ट, तो मेरे पास इनवॉइस की कॉपी है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड, आई हैव रिसीव द गुड्स, कंडीशन नंबर 2 फुलफिल्ड। अब उसने बोल रहा है उसका टैक्स का पैसा उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए। अब सप्लायर वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देगा कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए क्या बोला जा रहा है, पहले जून 25 का रिटर्न जब मैं फाइल करूंगा तो क्लेम आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड। बायर को बोला कि आप अपना आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड क्लेम कर लो, लेकिन फिर चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी कि भैया आपका जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स खरीदा था, सप्लायर जो है वो सप्लायर मस्ट पे टैक्स, कब तक? तो मस्ट पे टैक्स बाय 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मैक्सिमम उसको एक टाइमलाइन दे दी गई कि आपका जो सप्लायर जिससे आपने वो गुड्स खरीदा था, अगर वैसे तो उसने टैक्स वो जून 25 का था तो जून 25 का टैक्स उसने भी उसी के हिसाब से गवर्नमेंट को टाइम पे दे देना था, पर अगर नहीं भी दिया है, लेट पे करेगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सेलर जाने, लेकिन एटलीस्ट अगले साल 30 सितंबर तक उसने वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे देना है। अगर उसने 30 सितंबर तक टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो आईटीसी लिया था वो सही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल जाएगा और मान लिया जाएगा कि आपने 16(2)(c) की कंडीशंस को फुलफिल कर लिया। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि अगले साल 30 सितंबर तक अगर उसने इसका पेमेंट नहीं किया। अगर सप्लायर ने अगले साल 30 सितंबर तक अगर उसका पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर इफ नॉट पेड, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आप जानते हैं, तो फिर जो बायर है, तो बायर यानी रेसिपिएंट जो है उसको अब आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और उसको जो रिवर्स करना है आईटीसी, वो कब तक करना है? वो रिवर्स करने के लिए उसको समय दिया 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक उसको अपना आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। और यही जो पूरी बातें हमने पढ़ी, ये पूरा हमने बेसिकली पढ़ा रूल नंबर 37A। ये सब बाद में इंसर्ट हुए, ये सब पहले जीएसटी आया था वैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए आप रूल नंबर भी देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये सब समय समय पे गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया। तो रूल 37A में डाल के बोला, तो 16(2)(c) उसके साथ आपने सेक्शन 41 पढ़ा और उसके साथ रूल 37A पढ़ा। तो 37A और रूल 37A और बेसिकली 16(2)(c) और सेक्शन 41 इनकी कंबाइंड रीडिंग लेके क्या समझ में आया? कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी, टैक्स मस्ट हैव बीन पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट। 41 बोलता है क्लेम आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड एंड सप्लायर नीड्स टू पे द टैक्स बाय 30 डे ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर सप्लायर ने पेमेंट कर दिया तो बायर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया,
बाय 30 डे ऑफ सितंबर ऑफ द ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फिर रेसिपिएंट नीड्स टू रिवर्स द आईटीसी बाय 30 डे ऑफ नवंबर। अगर 30 नवंबर तक कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब खाली बस आईटीसी रिवर्स कर दो। लेकिन अगर 30 नवंबर के बाद किया रिवर्सल तो विथ इंटरेस्ट आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये पूरी बात, बेसिक बातें हमने रूल 37A में देखी थी और 16(2)C को भी कवर अप कर दिया। तो लास्ट कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी 16(2)D, जो 4 बेसिक ओरिजिनल कंडीशन थी, उसकी आखिरी कंडीशन थी कि ही मस्ट हैव फर्निश्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो यहाँ पे ही का मतलब जो हमने देखा था, ही का मतलब क्या था, तो यहाँ पे ही का मतलब जो था वो हमने देखा, ही मतलब रेसिपिएंट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बायर। तो बायर की बात कर रहा है, बायर ने अपना रिटर्न फर्निश करना है सेक्शन 39 में, और सेक्शन 39 मतलब कौन से रिटर्न की बात चल रही है यहाँ पे बात चल रही है GSTR 3B। तो 3B में, क्योंकि आईटीसी आप किस में क्लेम करेंगे, 3B में, तो बायर ने आईटीसी क्लेम करना है, मतलब गवर्नमेंट आके आपका आईटीसी नहीं देगी, ये आपकी जवाबदारी है आईटीसी क्लेम करना। तो बायर मस्ट हैव फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39 अगर उसको आईटीसी क्लेम करना है। तो आप ही ने आईटीसी क्लेम नहीं किया तो ये आपकी गलती है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जैसे इनकम टैक्स होता है, याद करिए, तो डिडक्शंस क्लेम करना है एटीसी से एटीयू, भले ही आपने इंश्योरेंस कराया था, प्रीमियम दिया था, पर डिडक्शन देने की जवाबदारी किसकी है, आपकी है। कल को आपने डिडक्शन क्लेम नहीं किया एटीसी का, तो क्या गवर्नमेंट आके बोलेगी बेटा डिडक्शन ले ले, तूने तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया था। करेक्ट। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द असेसी। जिसको बेनिफिट चाहिए वो ले, जिसको बेनिफिट चाहिए वो रिवीजन देखे। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, कहने का मतलब ऐसे इंस्टेंसेस में अपन जो बात कर रहे थे, तो ये आईटीसी का चौथा और आखिरी कंडीशन था। ये 4 तो बेसिक कंडीशन थी जो डाली गई थी। इसके साथ साथ हमने रूल्स में 36 का रेफरेंस देखा और 37A का रेफरेंस देखा। लेकिन फिर 36 में ही एक और रूल था, वो था 36 सब रूल 4। 36 सब रूल 4 जो एक तरीके से बिना मतलब के डराता था लोगों को। क्या डराता था कि अब आईटीसी जो है वो आपको तभी क्लेम करना है, वो तभी क्लेम करना है जब सप्लायर ने उसको अपलोड किया होगा अपने GSTR 1 में। करेक्ट। 1/1A/IFF, अब ये 3 अलग अलग नाम है, 1/1A/IFF। करेक्ट। तो ये 3 में से किसी में भी सप्लायर मस्ट हैव अपलोडेड द डिटेल, और उसने जो डिटेल वहां पे अपलोड किया, इट इज कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन GSTR 2B। तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए रेसिपिएंट के GSTR 2B में। करेक्ट। तो ये 2 बातें अगर पूरी होती है तो फिर सेक्शन रूल 36 सब रूल 4 जो है वो बोलता है तभी आपको आईटीसी मिलेगा। यही कंडीशन पहले अलग अलग हुआ करती थी, इसलिए पास्ट के जो भी एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप इसको अलग अलग ट्रीटमेंट देखेंगे, केस सिनेरियोज MCQ में उनका अलग अलग ट्रीटमेंट देखेंगे, पर वो सब खत्म हो चुका है। मैं जो बता रहा हूं आपको आज का लॉ बता रहा हूं। तो उसमें क्या है कि जो भी GSTR 2B में दिखेगा आपको उतना ही आईटीसी लेना है। कोई परसेंटेज 5%, 10%, 15%, 20%, वो सब कंसेप्ट जो कभी थे वो पुरानी बातें हैं, वो सबको आपको इग्नोर मारना है। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में 16(2)AA, पहले तो रूल 36 सब रूल 4 आया था, तो रूल 36 सब रूल 4 जो आया था उसी में बेसिकली बोला गया था, रूल 36 सब रूल 4 में बोला गया था, वहां क्या बोला गया था कि 36(4) रूल 36(4) वहीं पे बोला गया था कि सप्लायर जो है वो अपने GSTR 1/1A/IFF में दिखाए, तो वो रेसिपिएंट के कहां दिखना चाहिए, वो रेसिपिएंट के 2B में दिखना चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें थी। तो लोगों ने बोला भैया ये तो ऐसा तो कोई बात ही कहीं नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि 16(2) में तो सिर्फ 4 कंडीशंस है फॉर क्लेमिंग आईटीसी, वहां तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है क्या कि सप्लायर ने रिटर्न फाइल करना है, रेसिपिएंट के 2B में दिखना चाहिए तभी आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये रूल कौन होता है हमारे आईटीसी को रोकने वाला? तो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी इस बात को लेकर हो रहा था कि रूल इतना बड़ा हो गया कि वो एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। जो आपने बेसिक पढ़ते हो, रूल कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, तो ये तो साफ साफ एग्जांपल हो गया कि रूल हैज ओवररिडन एक्ट, क्योंकि 16(2) में तो कहीं ऐसी कंडीशन ही नहीं थी। जब लोगों ने ये बात गवर्नमेंट को बोली और गवर्नमेंट को कानून सिखाया कि कानून ऐसे थोड़ी बनाते हैं, एक्ट में कहां लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बोले बस इतनी सी बात है, चलो एक सेक्शन इंसर्ट कर देते हैं 16(2)AA। तो 16(2)AA जो आया वो बेसिकली इसी तरीके के रूल 36 सब रूल 4 की बैकिंग के लिए आया, जिसमें क्या बोला गया कि अब जब तक सप्लायर ने उसे अपने 1/1A या IFF में डिक्लेयर नहीं किया होगा और कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा रेसिपिएंट को उसके 2B में, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी। इसका मतलब पहली कंडीशन, यू मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस की कॉपी तो होनी चाहिए, वो इनवॉइस सप्लायर ने अपने 1/1A या IFF में दिखाना चाहिए और आपके 2B में दिखना चाहिए, तभी आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो।
और अगर बिना उसके आपने आईटीसी क्लेम किया, इसका मतलब यू हैव वायलेटेड वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ 16(2) व्हिच इज 16(2) तो उसका वायलेशन हो गया। ठीक, उसी प्रकार से एक और कंडीशन बीच में आई और वो कंडीशन थी 16(2)(BA। तो 16(2)(BA जो थी वो क्या था कि जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं वो आईटीसी कहीं भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। द आईटीसी शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एनीवेयर। अगर वो आईटीसी कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड होगा तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप वो रिकॉल कर पा रहे हो तो आपने एक रूल पढ़ा था, रूल 86B। रूल 86B जो है वो बेसिकली बोलता था अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है तो कंपलसरी आपको 1% कैश में पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आईटीसी जो आप यूज कर पाओगे वो 99% है। तो 99% यूज कर पाओगे, मतलब अगर मेरे पास आईटीसी है तो भी मैं यूज नहीं कर पाऊंगा 100%। मैक्सिमम व्हाट आई कैन यूज इज 99%। तो वो 1% क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया वो 1% आप यूज नहीं कर सकते, तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो 16(2)(BA अगेन लोगों ने बोला ऐसा कहां लिखा है, ऐसा कहीं कंडीशन में तो लिखा ही नहीं है। गवर्नमेंट बोला ठीक है देखो अच्छे से पढ़ो, लिखा है हमने 16(2)(BA। बोले ये कब आया, अभी अमेंडमेंट करके आया, करेक्ट। तो 16(2)(BA, तो 16(2)(BA में क्या बोला, आईटीसी शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एनीवेयर। अगर रेस्ट्रिक्टेड होगा तो अगेन आपको वो आईटीसी जो है वो रोका जा सकता है। तो ये 16(2) की 6 बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। अगर इन 6 में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये हमने सीख लिया। तो बोलो 16(2) की कंडीशन सारी की यूज टू हो गए, क्लियर हो गए, सब रिकॉल हो गया, ये 6 कंडीशन। तो एग्जाम में जब भी कोई सवाल आए तो एक ना एक तो इनसे आएगा ही आएगा, और जब इनसे आएगा वही आपका नोट का पॉइंट बन जाएगा। तो वर्किंग नोट में आपने वही पॉइंट लिख देना है कि एज पर प्रोविजन ऑफ 16(2)(A), 16(2)(AA), 16(2)B, 16(2)BA, 16(2)C या 16(2)D, जिससे रिलेटेड सवाल आया वो पॉइंट आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो 16(2) के साथ हमने रूल 36 पूरा कर लिया, रूल 37A पूरा कर लिया। तो 16(2) को पढ़ते पढ़ते हमने रूल 36 पूरा किया और 37A को पूरा देख लिया। इसके साथ साथ आपने सेक्शन 41 को भी इसमें कवर अप कर लिया, तो ये भी हमने इसमें देख लिया। उसके बाद 16(2) में ही आप जानते हैं 16(2) में थोड़ा सा बात आगे बढ़ती है, तो कुछ प्रोविजोस दिए गए हैं, कुछ प्रोविजोस टू 16(2) दिया गया, और कुछ प्रोविजो मतलब कितने प्रोविजो, 3 प्रोविजो दिए गए, और तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सवाल रखने की हैसियत रखते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो एंड थर्ड प्रोविजो टू 16(2). ये तीनों प्रोविजो क्या क्या बोलते हैं, सबसे सिंपल छोटी छोटी सी बात है, व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। तो जब गुड्स आपको लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो आईटीसी कब क्लेम करेंगे, आईटीसी विल बी क्लेम्ड ऑन लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आपको आखिरी लॉट आएगा तब आप आईटीसी क्लेम करोगे, ना कि पहला लॉट, ना कि बिल कब आया, ना कि प्रोपोर्शनेट, कुछ नहीं होगा। लास्ट लॉट जब मिला तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अज्यूमिंग बाकी सारी कंडीशंस आपने पूरी कर ली है। तो ये फर्स्ट प्रोविजो टू 16(2) है, करेक्ट। सेकेंड प्रोविजो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला सेलर को। क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला कि अगर मैंने किसी को सामान बेचा है, सामने वाला उसका आईटीसी क्लेम करना चाहता है वो तो कर सकता है, लेकिन उसको उस गुड्स और सर्विस का पेमेंट जो है वो मुझे करना पड़ेगा कब तक, विद इन 180 डेज। 180 डेज कब से, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, ना ड्यू डेट, ना टाइम ऑफ सप्लाई, कुछ नहीं, जिस दिन इनवॉइस दिया वहां से 180 डेज, करेक्ट। तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट नीड्स टू पे। तो वेयर द रेसिपिएंट फेल्स टू पे, तो अगर रेसिपिएंट जो है वो फेल्स टू पे हो जाएगा, यानी विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, तो यहां पे आप भले आपके पास इनवॉइस की कॉपी है, भले आपको गुड सर्विस मिल चुका है, भले ही सप्लायर ने 1 दिखाया, आपके 2A 2B में आ रहा है, भले ही वो आईटीसी कहीं रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, करेक्ट, भले ही सप्लायर ने उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, भले ही आपने अपना रिटर्न में उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, 16(2) की सारी कंडीशंस को पूरा कर दिया हो, लेकिन स्टिल सेकंड प्रोविजन बोलेगा रेसिपिएंट नीड्स टू रिवर्स द आईटीसी, करेक्ट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि भैया 180 डेज तक अगर बायर जो है वो सेलर को पेमेंट नहीं कर रहा, या रेसिपिएंट जो है वो सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहा, तो कुछ तो दाल में काला है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ इनपुट लेने के लिए बिल ले लिया है, एक्चुअली में गुड सर्विस मिली कि नहीं मिली किसको पता, करेक्ट, और इसलिए पेमेंट भी नहीं किया उसका। अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हैं या सर्विस देते हैं तो उसका पेमेंट भी तो करते हैं, और 180 दिन से ज्यादा उधारी कौन दे रहा है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो साल के 6 महीने तक पैसे नहीं आते तो भी उसको चिंता नहीं होती, करेक्ट। तो इसलिए अगर रेसिपिएंट ने 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस अगर पेमेंट नहीं किया सप्लायर को, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टू सप्लायर क्या है कि रेसिपिएंट नीड्स टू रिवर्स द आईटीसी। तो वो रेसिपिएंट को डबल फायदा नहीं मिलेगा कि उधर सप्लायर को पेमेंट भी नहीं किया और इधर गवर्नमेंट से आईटीसी भी क्लेम कर लिया।
तो क्लेम तो कर चुका होगा। अब यहाँ ये बोलेंगे कि तू आईटीसी नहीं ले सकता, क्लेम तो वो ऑलरेडी कर चुका जब उसको इनवॉइस मिला था, करेक्ट। तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंड प्रोविजो बोलेगा कि यू नीड टू रिवर्स द आईटीसी। और अब ये सादा सादा रिवर्सल नहीं होगा, अब यहां पे जो रिवर्सल होगा विथ इंटरेस्ट रिवर्सल होगा, और वो इंटरेस्ट कब से लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने उसका आईटीसी लिया था तब से लेके जिस दिन रिवर्स किया तब तक का इंटरेस्ट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 18% पर एनम के रेट के हिसाब से, यानी 1.5% महीने के हिसाब से आपको आईटीसी रिवर्सल विथ इंटरेस्ट जो है करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये जो रिवर्सल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 बता चुका, 1.5 मतलब 18% पर एनम के हिसाब से, ये जो रिवर्सल करना पड़ेगा टू बी पेड ऑब्लिक रिवर्स बाय हिम, यही बात जो है ये बेसिकली बताता है रूल नंबर 37। तो रूल 37 जो है वो ये बात बोलता है कि आपको पे करना पड़ेगा within 180 days from the date of invoice, and where the recipient fails to pay, recipient needs to reverse the ITC with interest. However, तीन सिनेरियो में ये 180 डेज वाली कंडीशन को चेक नहीं किया जाता। तीन सिनेरियो में 180 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं की जाती। नंबर 1 सिनेरियो, अगर वो ट्रांजैक्शन जो है वो शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है, तो शेड्यूल 1 मतलब पैरा 1 2 3 4 4 पैरा आपने पढ़ा था सप्लाई टॉपिक में। सोचिए वो तो ट्रांजैक्शन ही सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन है, तो विदाउट कंसीडरेशन है तो वहां टैक्स क्या पे करूंगा, इसलिए वहां पेमेंट क्या होगा, इसलिए वहां पे 180 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं की जाती। नंबर 2, अगर वो मेरा ही बच्चा है, मतलब एक तरीके से यूं समझ लो वो क्या है, एक तरीके से डीम्ड सप्लाई है, डीम्ड सप्लाई का केस है, ठीक। डीम्ड सप्लाई मतलब इसी में हमने देखा था शेड्यूल 1। आरसीएम के केस में तो टैक्स ही मुझे पे करना है गवर्नमेंट को, तो मैंने सप्लायर को पेमेंट किया कि नहीं किया, एडवोकेट से बिजनेस ने सर्विस ली थी, बिजनेस ने एडवोकेट को पेमेंट किया कि नहीं किया, उससे आरसीएम का रिवर्सल का कोई लॉजिक नहीं बनता है, करेक्ट। तो इसलिए यहां पे कोई ऐसा रिवर्सल की बात नहीं होगी, तो आरसीएम के केस में रिवर्सल नहीं होगा। नंबर 2, शेड्यूल 1 के केस में रिवर्सल नहीं होगा डीम्ड सप्लाई। एंड नंबर 3, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जो आता है, जो आप पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, जहां पे ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर होता है, पेड बाय द रेसिपिएंट होता है। तो भैया रेसिपिएंट ने वो ऑलरेडी पेमेंट जो है वो थर्ड पार्टी को कर दिया, तो वो सप्लायर को पेमेंट क्यों करेगा, और अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप ये नहीं मानोगे कि सप्लायर फेल्स टू पे, ठीक। तो इसलिए 15(2)(b) आपने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो ये तीन सिनेरियो में सेकेंड प्रोविजो टू 16(2) नहीं लगता, ये हमने सीखा था। अब ये जो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, इमीडिएटली ऑन एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, उस महीने आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उस महीने का जब भी रिटर्न फाइल करोगे अगले महीने, आपको उस महीने के रिटर्न में वो आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक। अब वो रिवर्सल तो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल उठा कि बाद में अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या ये परमानेंट रिवर्सल का केस है या टेम्पररी रिवर्सल है, तो ये एक तरीके का टेम्पररी रिवर्सल है। अगर बाद में रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो फिर थर्ड प्रोविजो टू 16(2) बोलता है कि अगर 180 दिन के बाद पेमेंट किया तो यू कैन री अवेल द आईटीसी। तो जो भी आईटीसी आपने रिवर्स किया था वो आईटीसी आप री अवेल कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने पेमेंट भी टुकड़ों टुकड़ों में किया तो री अवेल भी कितना करूंगा, फिर टुकड़ों टुकड़ों में करूंगा, मतलब प्रोपोर्शनेट री अवेलमेंट करूंगा, करेक्ट। तो पहले मैं रिवर्सल तो पूरा कर दूंगा, फिर टुकड़ों टुकड़ों में रीपेमेंट हुआ तो टुकड़ों टुकड़ों में क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक तरीके से रीअवेल करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे सीखी। तो रीअवेल आईटीसी अपॉन एक्चुअल पेमेंट, और जब रीअवेल करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी 16(4) की टाइम लिमिट बताऊंगा, वो टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी जो होती है, जो अगले साल 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं, वो वाली टाइम लिमिट इस केस में अप्लाई नहीं होती। तो ना वो रूल 37 में अप्लाई होती है, ना रूल 37A में अप्लाई होती है, करेक्ट। तो ये दोनों जगह पे 16(4) की टाइमलाइन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ये भी हमने सीख लिया। दैट वाज थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2). तो यहाँ पे 16(2) भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। 16(1) देख लिया, 16(2) देख लिया, बोलो 100% आपका क्लियर। तो 16(1) अब यहाँ से अगर इससे रिलेट करें तो 16(1) हम पूरा सीख चुके, 16(2) भी सीख चुके, उसमें ए सीख चुके, डबल ए सीख चुके, बी सीख चुके, बी का एक्सप्लेनेशन सीख चुके, बी ए सीख चुके, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, सी सीख चुके, इसके साथ सेक्शन 41 सीख चुके, 16(2) भी सीख चुके। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोविजो भी आपका पूरी तरीके से हो चुका। अब उसके बाद 16(3) और 16(4), 16(3) और 16(4) की जब हम बात करते हैं तो 16(3) जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है, कैपिटल गुड्स की बात करता है। तो कैपिटल गुड्स यानी एसेट्स,
अब जो एसेट्स आपने खरीदी है क्या उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जीएसटी लॉ तो कभी मना करता नहीं है, वो तो बोलता है कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी आपको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स क्या होता है ये ऑलरेडी 219 में आप सीख के आए थे। बस शर्त एक ही है कि इसका इस्तेमाल इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। लेकिन जो कैच है वो क्या है कि डुअल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। डुअल जीएसटी होगा, डुअल बेनिफिट नहीं होगा, करेक्ट। तो डुअल बेनिफिट क्या कि आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो उस टैक्स कंपोनेंट का, और फिर आप क्या कर रहे हो इधर आईटीसी भी क्लेम करोगे। ये डबल फायदा आपको लेने के लिए नहीं दिया जाएगा कि इनकम टैक्स में जीएसटी के डाउट्स और जीएसटी में इनकम टैक्स के डाउट्स, ये डुअल बेनिफिट का बेनिफिट आपको लेने नहीं दिया जाएगा। देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ठीक। तो यहां पे जो हम पढ़ रहे थे कितने सारे चीजों को रिवीजन हो गया, एक साथ कितने सब्जेक्ट्स आ गए आपके, करेक्ट। तो जहां पे हम ये जो बात कर रहे हैं वो 16(3) क्या बोलता है कि पहली बात आपने कोई एसेट खरीदा है, एसेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, करेक्ट। लेकिन उस पे जो आपने टैक्स पे किया यानी जीएसटी, वो जीएसटी का अगर आपको आईटीसी लेना है तो लो, जीएसटी लॉ मना तो करता नहीं है। लेकिन वेयर यू हैव क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स, तो फिर 16(3) क्या बोलेगा, फिर भले ही आप 16(1) की कंडीशन पूरी कर रहे हो, 16(2) की सारी कंडीशन पूरी हो रही है, पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम किया ऑन टैक्स कंपोनेंट। ध्यान रहे, डेप्रिसिएशन क्लेम करने मना नहीं कर रहा है, टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने मना कर रहा है। सो वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम्स डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो 16(3) बोलता है जो आईटीसी आपको अदरवाइज अलाउ होता था, अब 16(3) के अंदर वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो सिंपल सा कैपिटल गुड्स का पॉइंट है। जब भी कैपिटल गुड्स का आईटीसी आए तुरंत समझ जाना आपका एक वर्किंग नोट बन गया 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। और 16(4) जो है वो तो मतलब बस कोई काम करना है तो समय के अंदर करना है, इसकी बात करता है। यानी अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो वो आईटीसी आप मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आमिर खान गजनी नहीं बन सकते कि जब याद आया तब क्लेम कर दें। यहाँ पे अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो उसका एक मैक्सिमम टाइमलाइन है। वो टाइमलाइन क्या है, वो मैक्सिमम टाइमलाइन है अगले साल, जिस साल का भी आईटीसी है उसका मैक्सिमम अगले साल कब तक, 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो तारीख, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44, करेक्ट। तो जो एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया अंडर सेक्शन 44, वो तारीख दोनों में से जो भी पहले हो जाए, तो दोनों में से जो भी पहले हो जाए उन तक आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 लूम है तो इसका आईटीसी आप मैक्सिमम कब तक ले सकते हो, 30 नवंबर 2025 तक क्लेम कर सकते हो। या फिर एनुअल रिटर्न जो आप फाइल करते हैं तो किस तारीख को आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया, वो वाली डेट, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट। अब एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है अंडर सेक्शन 44, लॉ में उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। आपको एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ता है, अगले साल 31 दिसंबर तक फाइल करना पड़ता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 30 नवंबर और 31 दिसंबर, 30 नवंबर ही पहले आएगा, तो इसलिए आखिरी तारीख आपकी 30 नवंबर होती है। लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट होते हैं जो अपना एनुअल रिटर्न 30 नवंबर से पहले फाइल कर दिया। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसएससी ने अपना एनुअल रिटर्न जो है वो 25 अक्टूबर को ही फाइल कर दिया, तो फिर मैं आईटीसी कब तक क्लेम कर पाऊंगा, मैक्सिमम 25 अक्टूबर, उसके बाद के रिटर्न में मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। तो इसलिए ये टाइमलाइन फॉर क्लेमिंग आईटीसी जो था वो 16(4) था। पर इस टाइमलाइन के लिए हम जानते हैं ये टाइमलाइन किस पे अप्लाई नहीं होती, ये टाइमलाइन रूल 37 पे अप्लाई नहीं होगी, यानी 180 डेज वाले केस में, इवन 37A वाले केस में भी अप्लाई नहीं होगी। वहां जहां पे सप्लायर फेल्स टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट बाय 30 डे ऑफ सितंबर, तो आपको रिवर्स करना पड़ता था 30 नवंबर को। फिर बाद में अगर उसने पेमेंट किया तो बाद में आप उसका आईटीसी भी रीअवेल कर सकते हो, तो वहां पे ये टाइमलाइन अप्लाई नहीं होगी। तो ये हमने पूरा सीखा। तो ये 16(1), 2, 3 एंड 4 इसकी पूरी बातें हो गई। 16(5) और 6 जो है वो बेसिकली इसलिए आया क्योंकि शुरुआती सालों में लोगों को ये टाइमलाइन का अंदाजा भी नहीं था, तो ये टाइमलाइन कई बार निकल गई और उसके बाद आप आईटीसी क्लेम कर रहे थे। तो शुरुआत के 2-4 सालों के लिए 17, 18, 19, 19, 20 के लिए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसका आईटीसी 30 नवंबर 21 तक भी क्लेम करेंगे तो माना जाएगा कि यू हैव क्लेम्ड आईटीसी विद इन टाइमलाइन। तो ये 16(5) था। 16(6) भी वैसे ही जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरीके से जब डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल हो जाता है फिर बाद में चालू होता है और देखा गया कि उसके बाद आपका टाइमलाइन ही खत्म हो गया आईटीसी क्लेम करने का,
तो रेवोकेशन के लिए आप जब वापस जिंदा करते थे अपने नंबर को तो पता चला उस बीच में आपका टाइमलाइन फॉर क्लेमिंग आईटीसी चला जाता था, तो 16(6) जो है वो अगेन आपको एक फ्रेश टाइमलाइन देता था क्लेम करने का, आईटीसी को लेने का। तो ये 16(5) और 16(6) दो एडिशन हुए थे सबसेक्शन के नाम मात्र के लिए। तो यहाँ पे 16 का सीरीज जो है वो हमारा पूरा खत्म हुआ। उसके बाद अगला हिस्सा जो आता है, वो अगला हिस्सा मेन हिस्सा आता है, वो है सेक्शन 17 का। करेक्ट। तो 16 के साथ साथ आपने रूल 36 पढ़ा, रूल 37 पढ़ा, 37A पढ़ा, ये 3 चीजें आपने सीखी, साथ में सेक्शन 41 सीखा। करेक्ट। अब अगला आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में भी 6 बातें हैं। 17 की जो बातें हैं इसमें 2 हिस्सों में डील होता है। सेक्शन 17 जो है वो आप जानते हैं 2 हिस्सों में डील करने वाला सेक्शन है। एक पूरा हिस्सा डील करता है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और दूसरा हिस्सा डील करता है ब्लॉक आईटीसी। तो कब आईटीसी आप अपोर्शन करेंगे और कब आईटीसी आपका ब्लॉक होगा, तो जब इनकी लेके बात होती है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में सेक्शन 17, अब 17 जो है 17(1) बड़ा सिंपल सी बात करता है। अभी तक जो हम आईटीसी की बात कर रहे थे 16 में, वो ये अज्यूम करके कर रहे थे कि पूरा गुड्स या सर्विस का इस्तेमाल इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है, तो जो पूरा बिजनेस में होगा उसका आईटीसी मिलेगा, जो बिजनेस का नहीं होगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सिंपल लॉजिक था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुड्स और सर्विस है जिसका मैं इस्तेमाल बिजनेस में भी कर रहा हूं और पर्सनल के लिए भी कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह मैंने किराए पे ली है, वो जगह पे मेरा बिजनेस भी है और वहीं पे मैं रहता भी हूं, तब उसका जो किराया दे रहा हूं, सवाल है उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट। आज मैंने कुछ गाड़ी खरीदी, करेक्ट, लेट्स से एक ऐसी चीज जिसका मान लो आईटीसी फॉर एग्जांपल मिलता है, अभी ऐसा मत बोलना आईटीसी गाड़ी का ब्लॉक होता है, ठीक, मान लो कोई भी ऐसी चीज जिसका आईटीसी मिल रहा है पर उसका इस्तेमाल मैं बिजनेस के लिए भी कर रहा हूं और पर्सनल के लिए भी कर रहा हूं, तो क्या होगा। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर बिजनेस के लिए भी यूज होता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यूज कर रहे हो, वही कंप्यूटर में बैठ के शॉप में बैठे बैठे अभी रिवीजन वीडियो देख रहे हो मेरा। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब सवाल है वो कंप्यूटर लैपटॉप पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार आप ऐसा सवाल भी मुझसे पूछते हैं, तो अब आप क्या जवाब सुनना चाहते हैं इसका मुझे नहीं पता। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में सेक्शन 17 जो है वो आपके सवालों का जवाब देता है, जो क्या बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अब अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी की बात करें तो 17(1) क्या बोलता है, अगर मैंने कोई भी गुड्स या सर्विस जिसका एक्सक्लूसिव बिजनेस यूज नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने उसको पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया और पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, तो सीधी सी बात है जो पार्ट मैंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, जो पार्ट मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया उसी का आईटीसी मिलेगा। करेक्ट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे वो रेंट ऑफ प्रीमाइसेस अगर बिजनेस का था तो आईटीसी मिलता, घर का था अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हो तो उसका आईटीसी वैसे ही नहीं मिलता। टीवी खरीदा, 100 टीवी खरीदा, बिल तो 100 टीवी का आया, पर वो 100 टीवी में 2 टीवी उठा के मैं घर ले गया, 98 टीवी बिजनेस में यूज किया, बिल तो 100 टीवी का है, 1 में 100 टीवी आया, 2B में 100 टीवी का इनपुट दिख रहा है, अब क्या पूरा 100 टीवी का इनपुट ले लूं, तो अगेन ऐसे वक्त 17(1) बोलेगा केवल 98 टीवी का आईटीसी मिलेगा, बचे हुए 2 टीवी का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। होम मतलब पर्सनल, तो बिजनेस मतलब एक हो गया बिजनेस और एक हो गया नॉन बिजनेस। तो जब बिजनेस करेंगे तो उसका आईटीसी मिलेगा और अदर देन बिजनेस होगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यह है 17(1) बड़ा बेसिक सी बात। लेकिन कुछ चीजें बिजनेस में भी मैं क्या करता हूं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज करता हूं और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज करता हूं। करेक्ट। तो अगर कोई चीज का इस्तेमाल बिजनेस के अंदर मैं टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज करूंगा, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज करूंगा, तो फिर 17(2) क्या बोलेगा, उतना ही आईटीसी मिलेगा जो आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया। तो सीधी सी बात है टैक्सेबल सप्लाई वाला आईटीसी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल टैक्सेबल है और उसका फिनिश गुड भी टैक्सेबल है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। रॉ मटेरियल टैक्सेबल है पर फिनिश गुड्स एग्जेम्प्ट है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब रॉ मटेरियल टैक्सेबल है, उससे 2 फिनिश गुड्स बन रहे हैं, फिनिश गुड्स एक्स और फिनिश गुड्स वाई, जिसमें से एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि आपको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो फिर जितना हिस्सा टैक्सेबल के लिए यूज हुआ उसका आईटीसी मिलेगा, जितना हिस्सा एग्जेम्प्ट के लिए यूज हुआ उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी का केस हो जाएगा। तो मतलब क्या क्या सीखा आपने, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 17(1) आपको क्या बोला, अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तो आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर 17(2) क्या बोलता है, 17(2) बोलता है बिजनेस पर्पस में ही मैं अगर वो गुड्स का इस्तेमाल टैक्सेबल सप्लाई के लिए करूंगा तो मिल जाएगा, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए करूंगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से ये 17(1) और 17(2) आता है। और 17(3) क्या बोलता है, 17(3) बोलता है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई, पहले तो टैक्सेबल सप्लाई जो है इट इंक्लूड्स
जीरो रेटेड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में ही हम जीरो रेटेड सप्लाई को भी शामिल करते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या हुआ, दो चीजों को जीरो रेटेड सप्लाई बोला गया, एक एक्सपोर्ट और दूसरा SEZ। अगर मैंने अपने बिजनेस से इनको दिया होगा, इन पे जीएसटी नहीं लगता है, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल टैक्स, करेक्ट। जीरो वैसे ही SEZ एरिया याद करो, चौक के उस पार SEZ एरिया, तो उनको भी दूंगा तो वो सप्लाई एक तरीके से माना जाता है वो एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं, और एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, और अगर लगेगा तो वो पूरा पैसा आपको वापस रिफंड मिल जाता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे इसलिए इनको टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि अगर इनको एग्जेंट बोलता तुम मुझे आउटपुट दो मैं तुम्हें इनपुट दूंगा, तो यहाँ पे ITC डिनाई हो जाता, तो लोग एक्सपोर्ट करना बंद कर देते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जीरो रेटेड सप्लाई को किसका हिस्सा रखा है, टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा रखा। तो टैक्सेबल सप्लाई रहेगा तो उसका ITC आपको मिल जाएगा, करेक्ट। एग्जेम्प्ट सप्लाई में कुछ चीजें नहीं आएंगी, तो वो क्या क्या चीजें नहीं आती, यही बातें आपको 17(3) जो है वो बताता है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में वैसे तो शेयर्स वगैरह आप जानते हैं वो गुड्स ही नहीं होता, सर्विस नहीं होता, लेकिन जब इधर एग्जेम्प्ट सप्लाई निकालने जाओगे तो शेयर सिक्योरिटीज को जोड़ोगे। लैंड जो होता है, बिल्डिंग जो होता है, शेड्यूल 3 आइटम में वो ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है, लेकिन 17(3) बोलेगा कि उसको भी आप यहाँ जोड़ोगे केवल इस अपोर्शनमेंट पर्पस के लिए। तो 17(3) सिर्फ अपोर्शनमेंट के यूज करने के लिए कंसेप्ट आता है। तो 17(1) देखा, 17(2) देखा, 17(3) देखा। 17(4) जो है वो एक ऑप्शन है सिर्फ, जो किसको दिया जाता है, बैंकों को, करेक्ट। तो बैंकों को जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन क्या दिया गया, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको ऑप्शन दिया गया क्या कि या तो आप 17(2) को ही फॉलो करो। 17(2) में मतलब अपोर्शनमेंट जैसे करना है, टैक्सेबल का हिस्सा का ITC मिलेगा, एग्जेम्प्ट का ITC नहीं मिलेगा, टर्नओवर के बेसिस पे अपोर्शन कर लो, या तो ये तरीका फॉलो कर लो। ये नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि 17(4) में आ जाओ, और 17(4) मतलब ब्रिटानिया 50-50। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50-50 करना पड़ेगा कि जितना भी ITC था उसका 50% लीजिए और 50% छोड़ दीजिए, करेक्ट। हाँ ठीक है, अभी आपका मन कर रहा है उसको भूल जाइए, ब्रिटानिया को भूलिए, अभी वापस अपन यहाँ पे आते हैं 50-50 पे। तो मीनिंग देयर बाय यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया कि 50% ऑफ द एलिजिबल ITC आपको मिलेगा और 50% ITC आपको भूल जाना पड़ेगा। तो बैंकों के लिए तो ये फायदा ही है, क्योंकि बैंक की ज्यादातर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कल को अगर 17(2) में जाएगी बैंक तो उसको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, तो टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा तो बहुत कम होता है, तो उसका एलिजिबल ITC 17(2) में कम आता। तो प्रमोट करने के लिए बैंकिंग को 17(4) एक ऑप्शन लाया, 50-50, 50% एलिजिबल ITC लीजिए, 50% ITC जो एलिजिबल भी था उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये दूसरों के पेन का है, खुद के पेन का तो आपको 100% ITC मिल जाएगा। सेम पेन मतलब आपकी ब्रांच ने जो आपसे GST लिया होगा वो 50-50 नहीं होगा, करेक्ट। तो वो तो जो है वो पूरा मिल जाएगा। तो खुद के घर का जो ब्रिटानिया है वो पूरा खाओगे, दूसरों के घर का ब्रिटानिया है वो 50-50 होगा, उस घर वाले को भी खिलाओ और खुद भी खाओ, करेक्ट। तो दैट इज बेसिकली ये 17(4) का कंसेप्ट था, और इसी के बारे में आता है रूल नंबर 38, जहां पे ये 50-50 आप कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो 17(4) भी हो गया। अब ये जो अपोर्शनमेंट का तरीका होता है वो तरीका पैटर्न जो है वो 17(6) बताता है। ये जो अपोर्शनमेंट हमने किया उसका तरीका है 17(6). तो 17(1), 2, 3, 4 और 6 ये पूरा अपोर्शनमेंट को डील करता है। 17(6) ज्यादातर आप फाइनल लेवल पे डील करते हैं, जब एक फेमस रूल आता है रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43, तो वहां पे यूज होने वाली चीज होती है। बट ठीक है, यहाँ पे उसका अभी एज सच कोई यूज नहीं है, तो मतलब उतना मेगा यूज नहीं है, ठीक। तो एक एरिया ऐसा है जब आप जानते हो, यानी GST का पेपर अगर इसके बिना आ गया तो फिर वो क्या GST का पेपर, ठीक। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी वही एरिया है आपका 17 सबसेक्शन 5। अब 17 सबसेक्शन 5 जो है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसके बारे में है, वो है ब्लॉक ITC, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये कंसेप्ट आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, करेक्ट, क्योंकि ब्लॉक का मतलब आपसे अच्छा कौन जानता है। तो ब्लॉक ITC, करेक्ट। देखिए सबके दिल की बात मैंने कर ली, ठीक। तो ब्लॉक ITC, अब ब्लॉक ITC का मतलब ही क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे साबित कर रहे हो कि साहब हमको गुड्स मिला है, हमारे पास इनवॉइस की कॉपी है, करेक्ट, सप्लायर ने उसका टैक्स का पेमेंट कर दिया है, हमारे सप्लायर ने 1 फाइल किया, हमारे 2A 2B में दिख रहा है, करेक्ट। ऐसा सब आप कहानियां समझा रहे हो ऑफिसर को, हम अपना रिटर्न फर्निश करके 39 में 3B में क्लेम करना चाहते हैं। ऑफिसर बोला ब्लॉक मतलब ब्लॉक, तो आप जो रीजन दे रहे हो, अब ब्लॉक होने के बाद रीजन कोई काम नहीं करता, इसका मतलब ब्लॉक हो गया। तो ITC की बात कर रहा हूं मैं, ITC आपका ब्लॉक हो गया,
करेक्ट। तो 17.5 जो है आईटीसी ब्लॉकेज का सेक्शन है। उसके पीछे रीजंस मैंने आपको डिटेल डिस्कशन क्लास में हुआ तब समझाया था कि ब्लॉक आईटीसी के पीछे लॉजिक क्या है। जहां भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऐसा डाउट जाता है कि भैया ये गुड सर्विस का इस्तेमाल बिजनेस के लिए तो होता ही है, पर्सनल के लिए भी होता है, और हम उसको बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे इतना इजीली कि क्या बिजनेस का और क्या पर्सनल का। जहां भी गवर्नमेंट को डाउट लगा तो गवर्नमेंट ने उठा के उसको ब्लॉक कर दिया, करेक्ट। तो इसको अपन ने 4 कैटेगरीज में बांट के पढ़ा था। एग्जाम में लॉ में ऐसी कोई 4 कैटेगरी नहीं है, ये हमने क्लास के लिए बांटा है। तो एग्जाम में मत लिख के आएगा इट इज ब्लॉक अंडर कैटेगरी 1, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, ये कौन सी कैटेगरी पैदा हो गई, करेक्ट, उसने पेपर ब्लॉक कर दिया आपका। तो ऐसे इंस्टेंसेस में अब जब ब्लॉक आईटीसी की बात करते हैं तो 17.5 पहले कैटेगरी में आपने देखा था 17.5A, AA और AB, करेक्ट। तो 17.5A, AA और AB में क्या ब्लॉक किया? सबसे पहले गाड़ियों को ब्लॉक किया। सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट के दिमाग में आई वो एक काम करो, गाड़ियों को ब्लॉक करो। तो 17.5A में मोटर व्हीकल कितनी, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है कितनी है, अप टू 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो मतलब 12+1 की 13+1, 12+1 को ब्लॉक किया गया। और अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, एक्चुअल सीटिंग कैपेसिटी नहीं बोल रहा क्योंकि इंडियंस की एक्चुअल सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए लॉ में वो गाड़ी की, हर गाड़ी की एक अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी होती है। कल को क्वेश्चन में देगा कि जो गाड़ी खरीदी गई थी उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 10 थी लेकिन उसमें लोग बैठे थे 15, करेक्ट, तब आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो लोग कितने भी बैठे हों, करेक्ट, उससे मतलब ऐसा नहीं होता, 10 की जगह 25 भी बैठ सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियंस की क्वालिटी है वो, ठीक। तो ऐसे इंस्टेंसेस में अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी जिसकी 13 है, कल को कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है 13 है और ड्राइवर की सीट एक्स्ट्रा, 13 है और ड्राइवर की सीट एक्स्ट्रा, तो ड्राइवर की सीट एक्स्ट्रा तो 14 हो गया ना भैया, ड्राइवर खड़े खड़े तो गाड़ी चलाता नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर है, अगर 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर है तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर 13 से ऊपर है तो आईटीसी अलाउ होगा, वो अनब्लॉक्ड है, मतलब वो ब्लॉक ही नहीं है, ब्लॉक नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा। तो सिंपल, पहली बात, गाड़ियों का 2 यूज होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होता है और एक तरीके से मतलब आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है उसको तो हमने कभी ब्लॉक ही नहीं किया। अब सोचिए ट्रक खरीदा, उसकी तो सीटिंग कैपेसिटीज 2, सुखविंदर और मिनी सुखविंदर, करेक्ट, तब ये 2 हैं तो क्या वो ब्लॉक हो जाएगा? ट्रक को या अपने पर्सनल पर्पस के लिए घूमने फिरने के लिए खरीदता है, वो एक और बात है कि कुछ इंडियंस खरीद सकते हैं, करेक्ट, लेकिन क्या उसका आईटीसी ब्लॉक होगा? नहीं, उसका आईटीसी अलाउड है, करेक्ट। वो छोटा हाथी, मोटा हाथी, वो सब खरीदा तो क्या उसका आईटीसी ब्लॉक होगा? नहीं, वो सब कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक नहीं होता, वो आईटीसी पूरा मिलेगा। तो ब्लॉक क्या है? मारुति, हुंडई, ये सब गाड़ियां जो बेसिकली आपने खरीदा, अब उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट बोलती है आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं कि घर के लिए कर रहे हैं, हम कैसे पता करें? इसलिए आईटीसी ब्लॉक, तो उसका आईटीसी ब्लॉक कर दिया। आपको मौका दिया जाएगा, आप हमेशा साबित करोगे कि हमने बिजनेस का यूज ज्यादा किया। गवर्नमेंट को मौका दिया जाता है तो गवर्नमेंट हमेशा बोलेगी नहीं भैया पर्सनल यूज ज्यादा है, और हमने बोला इस लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है, आईटीसी ब्लॉक मतलब ब्लॉक। तो 17.5A में मोटर व्हीकल विथ अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर ब्लॉक्ड है। और मोटर व्हीकल मतलब मोटर व्हीकल एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, तो जो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से होता है, अब मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से मतलब 25 सीसी के ऊपर की गाड़ियां जो होती है, जो मोटर से चलती है, उसको मोटर व्हीकल बोलते हैं। तो जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से भी कम होती है, ऐसी इतनी छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे एरिया की बात, कि अगर उससे रिलेटेड भी अब सवाल आ जाए तो आपसे गलती होने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। तो 25 सीसी से कम साइकिल खरीद लिया, वो साइकिल क्या मोटर से खत चलती है, करेक्ट, या पुरानी कई बार ऐसी कुछ पुराने जमानों में ऐसी गाड़ियां बनती थी जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 से कम होती थी, आप देखते थे वो गाड़ी को चालू करना है तो वो गाड़ी से तेज आपको दौड़ना पड़ता था गाड़ी को लेके, करेक्ट, तो तब जाके वो गाड़ी चालू होती थी और फिर आप उस गाड़ी में मतलब धूम मचाते थे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय जब वो गाड़ियां हैं उसको मोटर व्हीकल नहीं बोलते। तो मोटर व्हीकल आज की तारीख में तो जो भी गाड़ी खरीदो वो प्रैक्टिकली मोटर व्हीकल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मोटर व्हीकल एज पर मोटर व्हीकल एक्ट होना चाहिए। है सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ब्लॉक, बात खत्म। और ये इस्तेमाल होनी चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो वो आईटीसी उसका ब्लॉक होगा। इस आईटीसी को हमने ब्लॉक तो किया, मोटर व्हीकल को ब्लॉक किया, तो फिर बाद में पता चला कि भैया जैसे नॉर्मल लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े लोग कोई वेसल का इस्तेमाल करता है और कोई सीधा अपने हेलीपैड में मतलब सीधा घर के ऊपर ही हेलीपैड बना लेता है, करेक्ट। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई काम तो वो भी हो रहा है ना, वो भी पर्सनल यूज हो रहा है, तो इसलिए उनका भी आईटीसी ब्लॉक कर दिया 17.5AA में वेसल्स और एयरक्राफ्ट।
तो मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, इनको अगर खरीदा गया तो इनका आईटीसी ब्लॉक होगा। पर इनका आईटीसी ब्लॉक होगा तो ये बात सुनते ही मारुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कंपनियां वेसल्स एयरक्राफ्ट बना के बेचती है उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो एक आध फिक्स्ड एसेट ब्लॉक हुआ था, उनका तो परचेज अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, उनका तो परचेज अकाउंट ब्लॉक हो गया। करेक्ट। इट जस्ट लाइक टीवी वाले को टीवी खरीदने का आईटीसी ब्लॉक कर दिया तो वो फिर बोलेगा फिर मैं क्या चीज का आईटीसी लूं। तो वैसे ही गाड़ी वाले को अगर गाड़ी का आईटीसी ब्लॉक कर दोगे तो फिर वो क्या करेगा। तो इसलिए जहां लॉजिक है वहां अनब्लॉक है, जहां लॉजिक है वहां अनब्लॉक है। तो 3 तरीके के बिजनेस को अनब्लॉक कर दिया, 3 तरीके के बिजनेस को अनब्लॉक किया। मतलब अगर आपका ये और ये काम है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, वो ब्लॉक नहीं होगा। क्या? अगर आपका फर्दर सप्लाई का काम है। फर्दर सप्लाई मतलब आप वापस ही गाड़ी, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट फर्दर सप्लाई करते हो, आईटीसी मिल जाएगा। रीजन नंबर 2, अगर आपका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब आप कौन है, ओला उबर है और आपने गाड़ी खरीदी है, आपका काम गाड़ी बेचना नहीं है, लेकिन बिना गाड़ी के आपका काम भी नहीं चलेगा। करेक्ट। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का काम है तो अगेन आपका आईटीसी जो ब्लॉक होता था वो अनब्लॉक हो जाएगा। या फिर आप कौन है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग वाले व्यक्ति है, तो आपका काम क्या है, ट्रेनिंग देना मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट की। डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में बैठा तो नहीं सकते। करेक्ट। तो डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में तो नहीं बैठाया जा सकता, मैं नहीं बोलना चाहता। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय, अगर डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में बैठा दिया और फिर कल को कुछ ऐसा हुआ तो मीनिंग देयर बाय, तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग कुछ कई कंपनियां जो उसकी ट्रेनिंग भी देती होंगी, तो ट्रेनिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रेनिंग ऑफ वेसल्स, ट्रेनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, तो जो इसका काम करते हैं वो भी बिना गाड़ियों के तो नहीं हो सकता। तो वो लोग भी अगर गाड़ी खरीदेंगे, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट खरीदेंगे तो उनका आईटीसी अनब्लॉक्ड है। तो ये 3 सिनेरियो में आईटीसी आपका अनब्लॉक रहता है। ये आप सीख चुके, यस, ये भी हमारा हो चुका। अब इसके बाद इनको तो ब्लॉक किया ही किया 17(5)(a) और AA में, इनसे जुड़े खर्चों को भी ब्लॉक कर दिया। तो अब वही मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट जो है, अगर मैं उनका इंश्योरेंस कराऊंगा तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर मैंने उनकी सर्विसिंग कराई, रिपेयर मेंटेनेंस कराया, तो भी आईटीसी जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो वो ब्लॉक है। अब वो ब्लॉक किया तो चलो ठीक है, मतलब मैं गाड़ी खरीदूंगा, आईटीसी ब्लॉक, गाड़ी का इंश्योरेंस कराऊंगा, आईटीसी ब्लॉक, वो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस कराऊंगा, आईटीसी ब्लॉक, उसको सर्विसिंग में दूंगा, आईटीसी ब्लॉक। लेकिन फिर मारुति को टेंशन हो गया कि साहब ले दे के लड़ झगड़ के हमने गाड़ी खरीदने का आईटीसी लिया, अब मैं गाड़ियों का इंश्योरेंस करा रहा हूं। आप दूसरों के स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराते क्या? क्या उनको आईटीसी नहीं देते क्या? उनको देते तो मैंने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया तो आप मेरे को आईटीसी क्यों नहीं दोगे? तो सीधा सा लॉजिक है, अगर कोई व्यक्ति 17(5)(a) और AA में अनब्लॉक है तो वो 17(5)(ab) में भी अनब्लॉक रहेगा। अगर वो 17(5)(a) और AA में ब्लॉक है तो वो 17(5)(ab) में भी ब्लॉक रहेगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया था, पहला कैटेगरी जहां पे हमने गाड़ियों से रिलेटेड बात करी थी। इसी गाड़ी का एक हिस्सा सेकेंड कैटेगरी में भी आता था, वो था लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट। वो भी आईटीसी क्या होगा, वो पूरी तरीके से ब्लॉक होगा। करेक्ट। तो इसमें मंजूनाथ की सर्विस जो है, इसका काम है गाड़ियों को किराए पे देना। तो जिस कंपनी को उसने गाड़ी किराए पे दी थी, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, वो कंपनी उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगी, उसका आईटीसी भी कंपनी के लिए ब्लॉक होगा। ये सेकेंड कैटेगरी के हिस्से में आपने देखा था। तो सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो है 17(5)(b). 17(5)(b) की जो कैटेगरी है, इसमें आप देखते हैं 17(5)(b) में 3 हिस्से हैं, बी में एक तरीके से 1, 2 और 3, ये 3 चीजें ब्लॉक होती है। अब 17(5)(b)(1) में ओवरऑल ऐसे 8 आइटम्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया। इसमें क्या, जैसे पहले वाले में पूरी गाड़ियों से रिलेटेड बात थी, इसमें पूरी पर्सनल चीजों की बात है। पर्सनल चीजों की बात है मतलब क्या है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे कि खाने पीने से रिलेटेड आईटीसी। पहले लोगों को बोला गया था हर चीज का सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, तो लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे और उसका भी बिल देके, जीएसटी नंबर देके, सामने वाले को ज्ञान अलग देके आ जाते थे कि तू 1 फाइल करना, मेरे 2B में दिखना चाहिए बराबर। करेक्ट। मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तू मेरे को बिल की कॉपी दे देना। करेक्ट। अपन उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि खाएंगे तब तो बिजनेस कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये रीजन देके लोगों ने उसका आईटीसी क्लेम करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ, 17(5)(b)(1) इट इज ब्लॉक। करेक्ट। तो फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी जो है वो ब्लॉक होता है। तो फूड बेवरेजेस का आईटीसी तो ब्लॉक होगा ही होगा। आउटडोर कैटरिंग जो होता है, याद करिए मंगल हलवाई, तो मंगल हलवाई का आईटीसी भी जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक होगा। सर लेकिन कैटरिंग तो पर्सनल हो गया, वो तो आईटीसी वैसे ही नहीं मिलता। याद करो, अभी आप एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, जीतोगे, उसके बाद से एक सक्सेस पार्टी होगी, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, मंगल हलवाई आएगा, कुछ आपके काम की चीज बनाएगा। क्या बनाएगा? वो आपने कुछ बोला था मोमो,
करेक्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ भी बनेगा तो वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, कुछ तो पैसे लेगा, और जब पैसे लेगा तो हो सकता है छोटा मोटा हलवाई नहीं होगा तो जीएसटी भी लेगा। अब आप तो उधर जलेबी खाएंगे, वो जीएसटी खाएगा, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब सवाल ये है वो जीएसटी का आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ब्लॉक अंडर 17(5)(b)(1। करेक्ट। तो ये दोनों खाने पीने से रिलेटेड चीजें हो गई। अगली दो है वो जो है वो आप जानते हो, मतलब अगली तीन जो है वो भगवान की दी गई चीजों से जब आप खुश नहीं होते हैं नेचुरल, तो फिर आप ऐसी कुछ हरकतें करते हो। करेक्ट। तो इसमें भी खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, मीनिंग देयर बाय, ठीक है चलो। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली जा रही है, क्यों बोले अच्छा दिखूंगा तभी तो बिजनेस हो पाएगा, अगर ऐसा कोई आपका विचार है तो ऐसे इंस्टेंसेस में उसका आईटीसी ब्लॉक है। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस, आज जितने भी ऐसे बिजनेस होते हैं, थोड़े भी एक लेवल के बिजनेस होते हैं, तो मान लो वो बिजनेस में एक रिसेप्शन काउंटर होता है, रिसेप्शन काउंटर होता है तो वहाँ कोई ना कोई होता है या होता है से ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में अभी कल को मान लो वो बिजनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस दिलवाता है और उस पर एक्सपेंडिचर इनकर करता है इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोल के, क्या उसका आईटीसी मिल पाएगा? द आंसर इज नो, उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। हेल्थ सर्विसेज या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, जानते हैं आप कि कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ ट्रीटमेंट से बाहर ही रखा गया था, अनलेस वो नेसेसिटी हो तब तो एग्जेम्पशन ही था, लेकिन अगर वो चाहत है तो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल तो है ही, क्या उसका आईटीसी मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, ये सब चीज़ों का आईटीसी पूरी तरीके से ब्लॉक होता है 17(5)(b)(1) में। फिर उसके अलावा दो तरीके के इंश्योरेंस, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कराओ चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। रिलायंस ने अपने पूरे एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस कराया, टाटा ने अपने पूरे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो ये सब कराया होगा तो उसका प्रीमियम भी दिया होगा। अब प्रीमियम दिया तो टाटा और रिलायंस उसका आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं ये बोल के कि दिस इज इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये तो हम अपने एम्प्लॉयज़ का करा रहे हैं, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो, ये सबका आईटीसी पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सबका आईटीसी ब्लॉक होता है। हाउएवर कब अनब्लॉक होगा? अगर आपका यही चीज का काम होगा। अगर हलवाई से सर्विस लेगा तो वो अलाउ है, करेक्ट, वो अलाउ है, करेक्ट। अगर ट्रीटमेंट वाले की सर्विस लेगा तो वो अलाउ हो जाएगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस में फर्दर सप्लाई का काम है तो अलाउड है, या अगर ऑब्लिगेशन अंडर लॉ है, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर लॉ है कि ये काम आपको करवाना ही पड़ेगा, तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज वो आईटीसी आपका पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल बता चुका, इसका भी आईटीसी ब्लॉक होता है। तो ये तो 17(5)(b)(1) की बात हुई। B2 में मेंबरशिप ऑफ क्लब या हेल्थ फिटनेस, तो अभी क्या किया इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को सबको एक क्लब का मेंबर बना दिया, करेक्ट, या जिम ज्वाइन करवा लिया, जिसका मेंबरशिप फीस जो है वो इन्फोसिस पे करता है। तो वो बोलता है भैया एम्प्लॉयज़ के तरोताज़ा रहने के लिए हम ये काम कर रहे हैं और इसलिए इट इज़ इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका आईटीसी हमको मिलना चाहिए। क्या इन्फोसिस को उसका आईटीसी मिलेगा? 17(5)(b)(2) आईटीसी जो है उसका पूरी तरीके से ब्लॉक होगा, अनलेस वो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो तो बात अलग है। तीसरा है ट्रेवल बेनिफिट्स जो है वो विच इज एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज। याद करिए मंजूनाथ की सर्विसेज ट्रेवल बेनिफिट्स विच इज एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज। तो अगर ऐसी कोई ट्रेवल बेनिफिट्स दिया जाता है, ट्रेवल बेनिफिट्स मतलब पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, अगर ऐसा सब कुछ बेनिफिट दिया जाता है, अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, याद करिए जैसे मैंने आपको बताया था साउथ में लॉ है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं बेंगलोर की कंपनी हूं तो मुझे कंपलसरी ये मंजूनाथ की सर्विस लेना पड़ेगा और पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी अगर दूंगा और उसको मैं जीएसटी दूंगा तो उसका आईटीसी ले सकता हूं, वो ब्लॉक नहीं है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ये कोई काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको ऐसा कोई ट्रेवल बेनिफिट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को, तो फिर भी अगर मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं और मंजूनाथ को उसका जीएसटी का पैसा दे रहा हूं, आईटीसी जो है नहीं मिलेगा। तो सर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? आपको क्वेश्चन साफ साफ बताएगा। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिल जाएगा, नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये आपका दूसरा कैटेगरी था जिसके अंदर हमने पूरी डिस्कशन, पूरी बातें करी, तो इसमें पर्सनल नेचर की चीजें ज्यादा थी। तीसरे में आप जानते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची इमारतें थी, करेक्ट। तो तीसरे कैटेगरी में पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज को काम करने का दो तरीका होता है, एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में और एक होता है ओन अकाउंट कंस्ट्रक्शन में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मैं बिल्डिंग भी ले रहा हूं और उसके साथ साथ मतलब मटेरियल के साथ साथ लेबर का भी काम हो रहा है, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है। तो मैंने याद करिए ऑफिस बनवाया था, ऑफिस बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिया, उस 1 करोड़ पे जीएसटी भी दिया।
क्या उस 1 करोड़ पे जो जीएसटी दिया क्या उसका आईटीसी मुझे मिलेगा? 17(5)(c) जो है वो साफ साफ बोलता है कि इसका जो भी आईटीसी था, आपकी जो ऑफिस बन रही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, इसका जो भी आईटीसी था वो पूरा का पूरा आईटीसी आपका ब्लॉक रहेगा। मतलब आप बुक्स में क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 करोड़ नहीं बल्कि 1,18,00,000 करोगे, करेक्ट, अगर 18% जीएसटी वो आपसे चार्ज करेगा तो, करेक्ट। तो 1,18,00,000 से आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करोगे, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लॉजिक क्या, गवर्नमेंट बोल रही है अगर ये 18 लाख हमने आपको आईटीसी दे दिया फिर तो आप हमको लूट लोगे, फिर तो हमको कोई टैक्स देगा ही नहीं, करेक्ट। तो इसलिए इसका आईटीसी हमको आपको नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, तो बिल्डिंग का आईटीसी ब्लॉक होता है। ठीक उसी प्रकार से ये तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल प्लस लेबर दोनों होते हैं। कई बार ओन अकाउंट कंस्ट्रक्शन, जिसको आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्शन क्या, जहां पे मैं बोलता था कि तू सिर्फ लेबर की सर्विस दे मेरे को, तू मेरे को लेबर की सर्विस दे, मटेरियल जो है वो मैं खुद ला के दूंगा। तो मटेरियल जो है वो मैं खुद ला के दूंगा, तो अब मैं खुद दुकान में जाता हूं, वहां से किसी से सीमेंट खरीदता हूं, किसी से स्टील खरीदता हूं, सब बिल मेरे नाम पे आता है। अब मैं बिल्डिंग कहां खरीद रहा हूं, मैं तो सीमेंट खरीद रहा हूं, तो क्या उसका आईटीसी मिल जाएगा? ओन अकाउंट कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा होता तो फिर सब लोगों ने इंडिया में फिर काम इसी तरीके से कराना था, पहले तरीके से कोई काम ही नहीं कराता। इसलिए 17(5)(d) भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो 17(5)(c) और डी, सी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा। वैसे ही गुड सर्विस और बोथ फॉर ओन अकाउंट कंस्ट्रक्शन, जिसको आप बोलते हैं यानी सेल्फ कंस्ट्रक्शन, उसमें भी प्लांट मशीनरी नहीं आएगा। इनका आईटीसी पूरी तरीके से ब्लॉक है, अनलेस आपका यही चीज का काम है, अनलेस ये फर्दर सप्लाई का काम है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ले रहा है तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ले रहा हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। हाउएवर इट एक्सक्लूड्स प्लांट एंड मशीनरी, मतलब आज प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदूंगा तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगेन प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आता, तो वो भी आपको बताया गया कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या एक्सक्लूड रहेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी से लैंड, बिल्डिंग या कोई भी सिविल स्ट्रक्चर बाहर रहेगा, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट है टेलीकम्युनिकेशन टावर। तो टेलीकम्युनिकेशन टावर को प्लांट मशीनरी नहीं माना, इससे सोचो पूरे टेलीकॉम बिजनेस की ऐसी तैसी कर दी गवर्नमेंट ने, करेक्ट। क्योंकि अब वो जो टावर बनाएंगे, टावर बनाने का जो भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर को देंगे उसका जीएसटी भी देंगे, क्या उनको आईटीसी मिलेगा? क्या नहीं। और जब आईटीसी नहीं मिला मतलब वो उनका पार्ट ऑफ कॉस्ट बन गया, तो उनका कॉस्ट बढ़ गया, करेक्ट। तो ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन टावर्स। और तीसरा हो गया पाइपलाइंस व्हिच आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ये तीन को प्लांट मशीनरी नहीं माना जाता। प्लांट मशीनरी नहीं माना जाता तो बोलो इनका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इनका आईटीसी ब्लॉक रहेगा, इनका आईटीसी नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो 17(5)(c) और डी में इनका भी आईटीसी ब्लॉक हो गया। हाउएवर अब इनसे जुड़े खर्चे की जब बात करें यानी रिपेयर मेंटेनेंस, क्या उनका आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज यस। तो जो भी एक्सपेंडिचर आपने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का, तो उनका आईटीसी आपको मिल जाएगा। इट इज नॉट लाइक मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट कि वो तो ब्लॉक है ही, उनसे जुड़े खर्चे भी ब्लॉक है। यहां पे केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी ब्लॉक है, उससे जुड़े खर्चे ब्लॉक नहीं है। तो कल को अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस किया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली, उसका आईटीसी मिल जाएगा। ये हमने सीखा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी था, उसको अपन ने मिसलेनियस कैटेगरी का नाम दिया था, जिसमें बाकी सब चीजों का आईटीसी है उनको बोला गया था। जैसे कि कंपोजिशन डीलर से कोई सामान खरीदेंगे तो आईटीसी ब्लॉक है, आप जानते हैं। एनआरटीपी वाला कोई भी सामान, कोई भी गुड्स लेगा, सर्विस लेगा, ब्लॉक है, सिवाय जो वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। जो याद करिए वो पेरिस से जो सामान लेके आ रहा है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका पहले उसने खुद ही टैक्स पे किया होगा, कस्टम्स के अंदर जीएसटी पे किया होगा, उसका आईटीसी बस वो ले पाएगा, पर बाकी चीजों का आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पाएगा, वो सब ब्लॉक है। या फिर सीएसआर से रिलेटेड काम जो है, इनकम टैक्स में उसका एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ, जीएसटी में उसका आईटीसी 17(5)(fa) में इंसर्ट करके बाद में डिसअलाउ कर दिया गया, मतलब ब्लॉक हो गया। पर्सनल कंजम्पशन की चीजों का आईटीसी भी ब्लॉक हो गया। ये बार बार गवर्नमेंट आप गलती से भी आईटीसी ना ले ले, इसलिए बार बार उसको याद दिला रही है कि उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद सबसे डेंजरस प्रोविजन था गुड्स विच आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोजल बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल। इनका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये भी आईटीसी पूरी तरीके से ब्लॉक माना जाएगा।
करेक्ट। या फिर ये जो टैक्स पेड है अंडर 74, अभी 129 130 तो हट चुका है, तो टैक्स पेड अंडर 74 और अब नए वाले केसेस में 74A, ठीक है, मतलब ये फ्रॉड वाले केसेस होते हैं, तो उन केसेस में आईटीसी आपको नहीं मिलता है। तो ये पूरे ब्लॉक आईटीसी के सिनेरियोस थे, केसेस थे जो 17.5 में दिए थे। इनमें से कोई भी चीज का अगर टैक्स दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने इस चीज का पेमेंट किया, तो समझ जाइएगा उसका आईटीसी ब्लॉक होता है, वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 17.5 भी खत्म हुआ और 17.5 खत्म हुआ, तो इसका मतलब डिस्कशन में अपना ये वाला हिस्सा भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो 17.1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 के अंदर पूरा मेगा, उसमें ए डबल ए बी ये पहला कैटेगरी देखा, बी में आपने दूसरा कैटेगरी देखा, सी डी में तीसरा कैटेगरी देखा और ई से लेके आई तक आपने चौथा कैटेगरी देखा। ये सबका आईटीसी भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया। और 17.6 वो तो अपोर्शनमेंट का ही वही तरीका, रूल 42 43 जो कि फाइनल लेवल पे ज़्यादा यूज आता है, उसको भी देख लिया। करेक्ट। तो यानी 17 की भी 6 बातें यहाँ पे हमारी पूरी खत्म हो गई। करेक्ट। तो 16 पूरा खत्म, 17 पूरा खत्म। तो यानी बॉस सेक्शन की बात करें तो 16 में बॉस सेक्शन 16.2 है, तो 17 में बॉस सेक्शन 17.5 है। तो वैसे ही 18 में भी वैसे तो 6 सबसेक्शन है, पर उसका बॉस सेक्शन है 18 सबसेक्शन 1। मतलब पक्की बात है, यहाँ चीज ही आप ऐसी पढ़ोगे जो रोज रोज नहीं होगी, कभी कभार होगी। अब जब कभी कभार होगी तो वो कभी कभार आईटीसी स्पेशल केसेस में कैसे कैसे मिलेगा उसके बारे में बताता है 18 सबसेक्शन 1। अब 18 सबसेक्शन 1 जो बताएगा आईटीसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। आईटीसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो 18.1 में 4 अलग अलग ऐसे सिनेरियो दिए गए जहां आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में बताया गया। अब वो 4 अलग अलग सिनेरियो क्या क्या थे? 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या बोलता था? जहां पे यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। तो विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया तो अब उसका आईटीसी आपको मिलेगा। उसका लॉजिक क्या था? ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने जब अपनी रेगुलर क्लास थी वहां पे आपको समझाया था। करेक्ट। तो अभी हम उस एक्सप्लेनेशन पे लॉजिक पे नहीं जा रहे, पर उसका आईटीसी क्यों मिलेगा तो वो बता चुका था, क्योंकि पहले आपने कभी ना कभी उस पर टैक्स दिया था पर आईटीसी इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप लायबल नहीं थे टैक्स पे करने के लिए। पर अब आप बेचोगे तो आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो इसलिए खरीदते वक्त जो टैक्स दिया था उसका आईटीसी आपको मिलेगा। तो लॉजिक नहीं बोल के भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक। तो 18 सबसेक्शन 1 जो है वो ऐसे 4 हिस्सों में बटा था। उसका पहला हिस्सा देखा था जहां आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज और आपको नंबर कभी भी आ गया, तो वहां आप जानते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका कब होता था? डेट ऑफ लायबिलिटी टू रजिस्टर। तो जो भी आपका डेट ऑफ लायबिलिटी टू रजिस्टर था उस दिन जो भी आपके पास स्टॉक में पड़ा था इनपुट जो भी आपके पास पड़ा था वो सारे इनपुट्स का आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो वो पूरे जितनी भी टीवी आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई थी वो सारी टीवी में जितना भी टैक्स आपने पे किया था वो आईटीसी आपको मिल जाएगा। बस एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त क्या है कि आपको विद इन 30 डेज एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और वो फॉर्म होगा ITC 01। तो ITC 01 अगर आप फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ यू बीइंग लायबल, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आईटीसी इधर का था इनपुट का, वो इनपुट का आईटीसी आपको मिल जाएगा। हाउएवर अगर आपने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा था या आपने इनपुट सर्विस ली थी उस दिन से पहले, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ये किस दिन का मिल रहा है? डे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ लायबिलिटी टू रजिस्टर। जिस दिन आपकी लायबिलिटी टू रजिस्टर का जो दिन था उससे इमीडिएटली एक प्रीसीडिंग डे जो है उस रात का आईटीसी आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लायबिलिटी टू रजिस्टर जो थी 1 सितंबर थी, आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए 25 सितंबर, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है मान लो वो मिला 10 अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर को मिला तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर माना जाता है। ये हमने रजिस्ट्रेशन में सीखा है। अब आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो 1 सितंबर है, तो अब इसका आईटीसी मुझे कब मिलेगा? मतलब अब आगे से जो भी खरीदूंगा बेचूंगा उसका तो आईटीसी मुझे मिल ही जाएगा क्योंकि मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर है। लेकिन मेरे पास 31 अगस्त की रात को जो भी इनपुट था वो सारे इनपुट का आईटीसी मुझे मिल जाएगा अंडर 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो ये रोज रोज होने वाली चीज नहीं है, इसलिए दिस इज अ स्पेशल केस। वैसे ही अगर मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराता हूं अपना अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, अगर आपने अपना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराया 25 सबसेक्शन 3 में, तो वहां पे आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जिस दिन आप अप्लाई करो और फिर जिस दिन आपको नंबर मिले, तो आपका इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन क्या मिलता है? जिस दिन आपको नंबर मिलता है।
ठीक, मतलब इसी केस में अगर आपकी लाइबिलिटी कुछ नहीं थी, बस आपने अप्लाई किया 25 सितंबर को और आपको नंबर मिल गया 10 अक्टूबर को, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? इस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 10 अक्टूबर। ये टॉपिक हम रजिस्ट्रेशन में सीखते हैं। तो आपका इफेक्टिव डेट 10 अक्टूबर होगा। तो अब यहां पे क्या होगा? 9 अक्टूबर की रात का, 9 अक्टूबर की रात का जो भी इनपुट था, 9 अक्टूबर की रात का जो भी इनपुट था उसका आईटीसी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो 9 अक्टूबर की रात का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये जो आईटीसी मिला, ये मिला 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। ये जो आईटीसी मिला, ये आईटीसी मिला आपको 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। दोनों का आईटीसी दे देंगे। शर्त छोटी सी है और वो शर्त है कि विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो है आईटीसी 01, अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो। करेक्ट। उसके बाद दो और स्पेशल केस है, वो है 18(1)(c) और डी। 18(1)(c) क्या बोलता है? अगर आप कंपोजिशन डीलर से नॉर्मल डीलर हो रहे हैं, इसका मतलब कल तक आप छोटे व्यक्ति थे, अब माता रानी की कृपा हुई और अब आप छोटे से मोटे व्यक्ति हो गए, नॉर्मल डीलर बन गए, तो अब नॉर्मल डीलर के केस में आगे जो भी बेचोगे नॉर्मल रेट से टैक्स दोगे। तो इसीलिए जिस दिन आप कंपोजिशन से नॉर्मल हुए उस दिन आपका जस्ट प्रीसीडिंग डे, मतलब कंपोजिशन की आखिरी रात, उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक था इनपुट के नाम पे, वो सारे इनपुट का आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो इनपुट आपको मिलता ही है। जो कैपिटल गुड्स आपने खरीदा था कंपोजिशन डीलर रहते हुए, उसका भी जितना भी आईटीसी होगा, वो भी आईटीसी आफ्टर रिडक्शन ऑफ 5 परसेंटेज पॉइंट पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% वैल्यू घटाने के बाद जो भी बचेगा उसका भी आईटीसी आपको मिलेगा। और ये जो आईटीसी मिलेगा, ये मिलेगा 18 सबसेक्शन 1 और 18 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी में। करेक्ट। तो यहां पे इनपुट का तो मिलेगा ही मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा, लेकिन इनपुट सर्विस का आईटीसी यहां पे आपको नहीं मिलता। ये हमने सीखा था। करेक्ट। तो कंपोजिशन से नॉर्मल हुए, मतलब माता रानी की कृपा हुई और अब आपका बिजनेस जो है वो मतलब दौड़ रहा है, 1.5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है? पहले तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको अपने आप को कंपोजिशन से नॉर्मल बनना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है कॉल्ड एज CMP 04। तो CMP 04 आप फाइल करेंगे विद इन 7 डेज। उसमें आपका इफेक्टिव डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस भी दिन आपने मतलब वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किया था उस दिन से आप नॉर्मल डीलर माने जाते हो, उसकी पिछली रात का जो भी इनपुट है और वहां तक का जो भी कैपिटल गुड्स है, आफ्टर रिडक्शन ऑफ 5 परसेंटेज पॉइंट पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जो वैल्यू बचेगा उतने का आईटीसी आप क्लेम करेंगे बाय फाइलिंग ऑफ आईटीसी 01। तो वहां आप क्लेम करेंगे। वैसे ही 18(1)(d) जो है वो बात करता है, कल तक मेरा सप्लाई एग्जेम्प्ट था, अचानक से गवर्नमेंट का दिमाग जो है फिरा और उसने मेरे एग्जेम्प्ट सप्लाई को टैक्सेबल कर दिया। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई से अगर टैक्सेबल हो गया तो उसको करने के लिए अगर मैंने कुछ इनपुट्स खरीदे थे और उस पर टैक्स दिया था, अभी तक तो मैं उसका आईटीसी ले नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि आप ही का थंब रूल था, तुम मुझे आउटपुट दो, मैं तुम्हें इनपुट दूंगा। करेक्ट। तो अब मैं जो आगे बेचूंगा, जिस दिन से वो सप्लाई टैक्सेबल हुआ, तो आगे बेचूंगा तो आउटपुट दे रहा हूं, तो उसको बेचने के लिए जो मैंने इनपुट खरीदा था पहले, उसका टैक्स दिया था, उसका आईटीसी क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, उसका भी आईटीसी ले लेना एज अ स्पेशल केस अंडर 18(1)(d)। रोज रोज तो आएगा नहीं, तो 18(1)(d) के अंदर इसका आईटीसी क्लेम कर लेना। किसका आईटीसी? इनपुट का तो करोगे ही करोगे, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी आप यहां पे क्लेम कर लोगे, तो पूरा आईटीसी आपको क्लेम मिल जाएगा इनपुट और कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स में भी सेम आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 5 परसेंटेज पॉइंट फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, तो 5% वैल्यू घटा के आईटीसी आपको मिल जाएगा। किसका नहीं मिलता आईटीसी? तो इनपुट सर्विस का आईटीसी किसी भी केस में आपको नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस का आईटीसी किसी भी केस में नहीं मिलेगा और कैपिटल गुड्स का आईटीसी 18(1)(a) और 18(1)(b) में आपको नहीं मिलेगा। ये हमने सीखा था। करेक्ट। तो ये 18(1) के स्पेशल केसेस थे। इसमें कुछ अदर फॉर्मेलिटीज थी, अदर बातें थी। अदर फॉर्मेलिटीज, अदर बातें जो है वो ज्यादातर रूल 40 के अंदर आपने देखी थी। क्या बातें देखी थी? कि अगर ये जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो, पहली बात तो आईटीसी 01 फाइल करना पड़ेगा, किस दिन का आईटीसी मिलेगा वो बता चुका। उसके बाद अगर वैल्यू जो है वो 2 लाख से ऊपर की है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। करेक्ट। आईटीसी क्लेम करने के लिए तो यहां पे आपको एक सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है, अगर वैल्यू ऑफ आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो वो 2 लाख रुपया से ज्यादा का है तो। करेक्ट। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। तो ये हमारा 18(1) का पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। उसके बाद 18(2) ऑनवर्ड्स बाकी जो बातें हैं वो पूरी कॉमन सी बातें चल रही हैं।
क्या बातें चल रही है 18(2) के अंदर। अगर मान लीजिए अब वही टाइमलाइन है कि पुराना मतलब कितना पुराना आईटीसी ले सकते हो, तो मैक्सिमम 1 साल पुराना आईटीसी ले सकते हो। तो वो इनवॉइस जो है 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप क्लेम कर रहे हो आईटीसी 01 में, तो इनवॉइस जो है रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो आपका जो इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 18(3) जो है वो अगेन स्पेशल केस बात करता है जब भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? जब भी आप सेल करोगे अपने बिजनेस को, मर्जर डिमर्जर होगा, करेक्ट, अमलगमेशन होगा या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होगा, लीज का केस होगा। तो यहां पे भी पुराना वाला व्यक्ति अब अपना बिजनेस नए वाले व्यक्ति को ट्रांसफर करेगा, तो सवाल है क्या नया वाला व्यक्ति पुराने वाले व्यक्ति का इनपुट ले पाएगा? तो ये ऑप्शन भी स्पेशल केस में दिया हुआ है। अगर आप साबित कर दो कि साहब भले ही वो पुराना है पर मैं नया भी उसी का आदमी हूं, करेक्ट, तो अमलगमेशन हो रहा है, हमारी कंपनी थी साहब, हम अमलगमेट हो रहे हैं, वोडाफोन और आइडिया मिलके वोडाफोन आइडिया हो रहे साहब, हम एक ही थे साहब, हीरो होंडा, हम टूट के हीरो अलग और होंडा अलग हो रहे हैं, करेक्ट, तो हमारा आईटीसी हमको दे दिया जाए। कल को वो सलोमन था, अब वो सलोमन से सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड हो गया है, साहब हमारी कंपनी है, उसका आईटीसी हमको दे दो। अगर ऐसा कोई स्पेशल केस होता है, करेक्ट, डेथ के बाद फादर का बिजनेस जो है वो सन या डॉटर कंटिन्यू कर रहे हैं, साहब वो बिजनेस वही है, बस जो सर्कमस्टेंसेस के कारण चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा जहां पे व्यक्ति बदल रहा है पर बिजनेस वही हो रहा है, बिजनेस नहीं बदल रहा, तो ऐसे इंस्टेंसेस में वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है, अगर आप एक शर्त को माने क्या कि पूरा का पूरा बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर होना चाहिए। इसका मतलब पूरी प्रीसीडिंग जो बिजनेस की बैलेंस शीट थी वो नए वाले बिजनेस को ट्रांसफर होनी चाहिए, करेक्ट, पहली बात। और दूसरा, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। तो वो सर्टिफिकेट जो आप देंगे, वो सर्टिफिकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट यहां पे चाहिए, कंपलसरी सर्टिफिकेट का केस है। यहां पे वो 2 लाख वाला केस अप्लाई नहीं होता कि 2 लाख के ऊपर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट। यहां पे आपको सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट लगेगा कि ये जो आपने आईटीसी कैलकुलेशन किया है ये बराबर बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करता है, और नए वाले बिजनेस को ये आईटीसी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी होगी और वो फॉर्मेलिटी होगी आईटीसी 02। तो आईटीसी 02 फाइल करके पुराना वाला बिजनेस नए वाले बिजनेस को आईटीसी ट्रांसफर कर सकता है अंडर 18 सबसेक्शन 3 एज अ स्पेशल केस। तो वो स्पेशल केस के तौर पे फाइल कर सकता है। प्लस सर्टिफिकेट जो होते हैं वो सर्टिफिकेट लगेंगे फ्रॉम अ चार्टेड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, करेक्ट। तो ये हमने सीखा था 18(3) में। 18(4) कुछ नहीं, पूरा 18(1)(c) और 18(1)(d) का रिवर्सल का केस है। 18(1)(c) में आपका कंपोजिट सप्लाई टैक्स नॉर्मल डीलर बनते थे और टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होता था। 18(4) में उल्टा होगा, अभी तक जो मेरा नॉर्मल डीलर था अब मैं कंपोजिशन डीलर बन रहा हूं, या अभी तक जो मेरा टैक्सेबल सप्लाई था अब वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रहा है। मतलब ये पूरा अपन ने देखा था ये रिवर्स ऑफ 18(1)(c) और 18(1)(d) है। वहां पे आईटीसी लेने की बात करते थे, यहां पे आईटीसी लौटाने की बात करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे बाय डेबिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर। तो आपके पास जो भी आईटीसी होगा आपको रिवर्स करना पड़ेगा बाय डेबिट टू द क्रेडिट लेजर, पहले क्रेडिट लेजर से, और अगर क्रेडिट लेजर में उतना पैसा नहीं है तो डिफरेंशियल कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, करेक्ट। कितना पे करना पड़ेगा? सिंपल, जितना भी अगेन आपके पास वो रात को जितना भी स्टॉक था वो पूरे स्टॉक का आईटीसी देना पड़ेगा और कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन जब कैपिटल गुड्स का रिवर्स की बात आएगी तो फिर वही लॉजिक है कि हमने कुछ समय तो नॉर्मल डीलर की तरह यूज किया था, तो ठीक है, जितना परसेंटेज पॉइंट आपने नॉर्मल डीलर की तरह यूज किया उतना रखिए, 5 परसेंटेज पॉइंट पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से रिवर्सल यहां पे भी आपको करना पड़ेगा इनपुट और कैपिटल गुड्स का। और यहां पे जो फॉर्म फाइल होता है वो फाइल होता है आईटीसी 03। तो आईटीसी 03 में रिवर्सल आपको करना पड़ता है, करेक्ट। 18(5) जो है वो कैलकुलेशन 18(1) और 4 का कैसे होगा, ये पूरा जो कैलकुलेशन होता है वो पूरा कैलकुलेशन 18(5) है। 18(6) एक स्पेशल केस था, जब आप सप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स। मैं जो सप्लाई कर रहा हूं, मेरा टीवी का काम तो है पर मैं कंप्यूटर बेच रहा हूं जो मेरी बुक्स में एज अ फिक्स्ड एसेट दिख रहा था, दैट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर मैं कैपिटल गुड्स सप्लाई करता हूं तब उसमें मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है, तो उसके लिए 18 सबसेक्शन 6 जो है वो बना हुआ है, जो क्या बोलता है कि कितना टैक्स आप गवर्नमेंट को दोगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कंप्यूटर कितने में बेचा, उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू वो अमाउंट,
या आपने जो कंप्यूटर अगर खरीदा था अगर 5 साल के अंदर बेच दिया, जीएसटी में कोई भी एसेट की लाइफ कितनी मानी गई है, 5 साल, तो अगर आपने वो एसेट को 5 साल के अंदर बेच दिया तो फिर कितने आईटीसी के आप हकदार नहीं थे, वो अमाउंट निकाला जाएगा प्रोपोर्शनेटली, करेक्ट। तो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ 5 परसेंटेज पॉइंट, तो वो जो वैल्यू आया और आपने जितने में बेचा, दोनों में से विच एवर इज हायर, दोनों में से विच एवर इज हायर उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, एडिशनली उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखते थे रूल नंबर 44। तो रूल नंबर 44 जब आप देखते थे तो वो बताता था कि कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतने का टैक्स आप पे करोगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उतना बेनिफिट आप ले चुके ऑलरेडी, करेक्ट। तो ये आपका ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स की बात थी, ये पूरा 18 था और यहाँ पे सेक्शन 18 भी हमारा पूरा खत्म होता है। तो 16, 17, 18 ब्रॉडली एंड मैग्निफिशेंटली पूरा हमने कवर अप कर लिया, तीनों के 6-6 सबसेक्शन देख लिए। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी बातें थी आईटीसी चैप्टर में, इसके अलावा उनमें से एक था 49.5, जिससे तो आप ऐसे उंगलियों में खेलते हो आज की तारीख में, जो डील करता है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन की जब भी बात आती है तो वो स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉलो करते हो तो बस ये चार्ट जो है, जो देखने में आपको एक मैगी की तरह लग रहा है, लेकिन वो चार्ट जो है करेक्ट कैसे बना था ये आपको मैंने रहस्य जो है अपनी क्लास में समझाया था कि ये मकड़ी का जाल कैसे बनाया गया था और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। तो नंबरिंग भी हमने दे रखी थी, पहले इनपुट आईजीएसटी यूज होगा किसी भी आउटपुट से, पहले आउटपुट आईजीएसटी से, फिर सीजीएसजी एनी ऑर्डर एनी प्रेफरेंस से, स्टेप नंबर 2। दूसरे इनपुट पे तब तक नजर नहीं डालना है जब तक इनपुट आईजीएसटी 0 ना हो जाए। उसके बाद घर वाले को देखेगा तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, जरूरत पड़ने पे आउटपुट आईजीएसटी के पास जाएगा। वैसे ही इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगा, जरूरत पड़ने पे वो आउटपुट आईजीएसटी के पास जाएगा। कौन किसके पास मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा, सीजी वाला एसजी के पास नहीं जाएगा और एसजी वाला सीजी के पास नहीं जाएगा। फिर एक पिछड़ा वर्ग है, वो तो आप जानते ही है, वो है सेस, करेक्ट। तो वो आउटपुट सेस इनपुट सेस ये आपस में ही खेलते रहेंगे, ये किसी से भी एडजस्ट नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन था जो कि दिया गया था 49 सबसेक्शन 5 में, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यूज आता है। तो इसको मिनिमम से मिनिमम कितना पे करना पड़े उसके लिए इसका इफेक्टिव कैलकुलेशन आपको करना पड़ता था, ये एक सीखा था। इसके अलावा आईटीसी में इतना देखने के बाद कुछ और जो आपने देखा था वो उन्हीं में से एक था रूल 86A और रूल 86B। 86A जो था वो पावर देता था ऑफिसर को क्या कि अगर आप गलत तरीके से आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, ऑफिसर को लगता है कि आप आईटीसी नहीं बनता था उसके बाद भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, करेक्ट, या जिस जगह पे आप बोल रहे हो बिजनेस जाके चेक किया उस जगह से कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है, सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता, रेसिपिएंट एग्जिस्ट नहीं करता, गुड्स ही नहीं मिला है, मतलब वॉयलेशन करके अगर आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं तो ऑफिसर के पास पावर है। क्या पावर है कि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर सकता है। तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कैसा ब्लॉक कर सकता है, एक तरीके से डेबिट ब्लॉक कर सकता है। डेबिट ब्लॉक मतलब आप उसमें लेते तो रहोगे, यूज नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो वो क्रेडिट लेजर को आप यूज नहीं कर पाओगे, उसको डेबिट ब्लॉक कर देगा। और ये मैक्सिमम ब्लॉक कब तक कर सकता है, 1 साल तक के लिए कर सकता है। 1 साल से पहले आप उसको जस्टिफाई कर दो, सेटिस्फाई कर दो कि भैया क्यों अब अनब्लॉक होना चाहिए, तो वो अनब्लॉक कर देगा। अदरवाइज मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ब्लॉक करने का पावर रूल 86A में उसके पास रहता है। उसके बाद 86B जो है बड़े बड़े लोगों के लिए जिनका किसी महीने का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा होता है तो उनको 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, कंपलसरी, यानी 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 99% के लिए वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपन ने सीखा था रूल 86B में। हाउएवर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था रूल 86B के एक्सेप्शंस, कि कब ये रूल नहीं लगता है, कब कब ये रूल नहीं लगेगा। कल को अगर एक सीधा अनलाइक थ्योरी का सवाल पूछ ले कि कब कब ये रूल नहीं लगता, तो अगर आप इनकम टैक्स पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा, अगर पिछले 2 साल आप इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से अगर आपने ज्यादा पे किया है तो रूल 86B चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जीएसटी में टैक्स छोड़ो, आप तो जीएसटी में रिफंड लेते हो। अगर जीएसटी में आपका रिफंड जो है, करेक्ट, अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या हम इससे पैसा ले, तो हमसे पैसा लेके जाता है, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर जीएसटी में आपका रिफंड बनता था और आपने 1 लाख से ज्यादा का रिफंड क्लेम किया है जीएसटी में, तो फिर अगेन आपको रूल 86B फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं साबित कर दूं कि साहब
अभी इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू से अभी तक मैं ऑलरेडी आपको 1% से ज्यादा पेमेंट कर चुका हूं। ये तो बस इस महीने मेरा परचेज ज्यादा हो गया, सेल कम है, करेक्ट, इसलिए आपको इनपुट ज्यादा दिख रहा है, आउटपुट कम दिख रहा है, लेकिन आप मेरा अप्रैल से अभी तक चेक करो, मैंने ऑलरेडी आपको 1% से ज्यादा पेमेंट कर रखा है इस साल, तो फिर ठीक है, अगेन रूल 86B जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो क्यूमुलेटिव पेमेंट जो है, मतलब क्यूमुलेटिव, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्यूमुलेटिव जीएसटी जो है वो ऑलरेडी 1% से ज्यादा पेड है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर अगेन मेरे को उस महीने का ये कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, तो अगर ये सब चीजें कुछ गवर्नमेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो लोग अगर ले रहे हैं तो उन पे भी रूल 86B जो है वो डज नॉट अप्लाई। तो ये 4 एक्सेप्शन उसके जो अपन ने देखे थे, वहां पे रूल 86B जो है वो अप्लाई नहीं होता। उसके बाद छोटी छोटी सी बातें जो हालांकि पेमेंट में भी आई थी, वो था रूल 88C, 88D, इंटीमेशन जो होता है, फिर GSTR 2A क्या होता है, GSTR 2B क्या होता है, ये इसकी बेसिक नॉलेज एक थी जो रिटर्न फाइलिंग में वैसे भी आप देखते थे। तो ये था अपना पूरा 200% इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर विथ रूल जो अपन ने देखा, करेक्ट। तो मेरी क्लास में जो आखिरी बेंच में बैठते हैं मैं उनसे माइंड नहीं करता, करेक्ट, तो इसलिए उसकी वजह आपके सामने है। तो ये अपना टॉपिक है, ये अपना टॉपिक है पूरा मेगा टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे बात समझ में, यस और नो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति